नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं रानू द्वारा लिखित रोमांटिक उपन्यास प्यासी शबनम का चौथा और अंतिम भाग। जिस समय वंदना तथा अमर कार द्वारा दुर्गापुर के लिए चले तो पिछली वर्षा के कारण सड़कें भीगी हुई थीं। हवाओं में रात की ठंडक थी, वर्षा की नमी थी। पिछली वर्षा के कारण वृक्षों की पत्तियां धुलकर चमकती हुई लहरा रही थीं। लौटते समय वंदना के बजाय अब अमर ही कार चला रहा था। कार जब दुर्गापुर में प्रविष्ट हुई तो अचानक दूर ही से ठाकुर नरेंद्र सिंह की कोठी के सामने गांव की एक भीड़ एकत्र देखकर वंदना तथा अमर चौंक पड़े। भीड़ में उन्हें खाकी वर्दी में अनेक पुलिस के व्यक्ति भी दिखाई पड़े। वंदना का दिल धक से कर गया। अमर का दिल भी एक अज्ञात भय के कारण कांप गया। अमर ने कार कोठी के लॉन में रोकी। गांव वासियों ने उन्हें कार से उतरने से पहले ही घेर लिया। एक ओर से अमर और दूसरी ओर से वंदना कार से बाहर आए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? अमर ने इंस्पेक्टर से तुरंत पूछा। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? इंस्पेक्टर ने एक बार वंदना को देखा, सहानुभूति की दृष्टि से, फिर अमर से बोला, ठाकुर साहब की हत्या हो गई है। क्या? अमर को विश्वास नहीं हुआ। वंदना के दिल पर मानो बिजली गिर पड़ी। मुखड़ा जलकर सफ़ेद पड़ गया। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। एक पग पीछे हटते हुए उसने मानो स्वयं से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं। उसने नहीं के संकेत पर सिर हिलाते हुए मानो स्वयं को संतोष देना चाहा। उसका स्वर भी कांप रहा था। वह बहुत जोर से चीखी, नहीं। फिर दीवानों के समान दौड़ते हुए उसने बरामदे की सीढ़ियां पार की और कोठी के अंदर प्रविष्ट हो गई। आप वंदना जी के साथ रहिए, इंस्पेक्टर ने अमर को राय दी। इस समय कोठी में उनका अपना कोई नहीं है। ठाकुर साहब की लाश भी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुकी है। रिपोर्ट मिलते ही अमर ने कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं समझी। इंस्पेक्टर की बात अधूरी छोड़कर वह पलटा और कोठी के अंदर प्रविष्ट हो गया। वंदना ठाकुर नरेंद्र सिंह के शयन कक्ष में कालीन पर बेसुध पड़ी हुई फूट फूट कर रो रही थी। स्त्रियां उसे पकड़कर तसल्ली दे रही थीं, समझा रही थीं, परंतु वंदना पर अपनी राय प्रकट करती हुई कह रही थी, हमें क्या, पुलिस को भी विश्वास है कि यह अत्याचार तुम्हारे खानदानी शत्रु शेर सिंह का है। मरने वाला तो बेचारा मर गया, परंतु अब भी अमर ने तुम्हारे पूर्वजों का बदला उससे नहीं लिया तो निश्चय ही तुम्हारे दादाजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अमर दरवाजे पर खड़ा उसकी बातें सुनकर सोच में डूब गया था। प्रौढ़ स्त्री की बातें उसके दिल को छू गई थीं। उसके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर भी उपस्थित था। अमर कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ। वंदना के समीप ही वह नीचे कालीन पर बैठ गया। वंदना ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बढ़ गई। सिसकियों से उसके ओठ ही नहीं, सारा शरीर कांपने लगा। उसका मन करता था कि वह अमर की छाती से लिपट जाए। छाती पर सिर रखकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। प्रेमी की छाती में मुखड़ा छिपाकर आंसू बहाने से किस प्रेमिका को ढाढ़स नहीं मिलती है, परंतु वह उसी प्रकार चुपचाप आंसू बहाने पर विवश थी। अमर उसके लिए सब कुछ था, परंतु अभी वह उसका पति नहीं था। गांववासियों के समक्ष उसके संबंध खुले हुए थे। सभी जानते थे कि ठाकुर नरेंद्र सिंह अमर तथा वंदना का रिश्ता पसंद करते थे। फिर भी गांव की स्त्रियों के सामने वंदना कुंवारी थी तथा अमर उसके लिए पराया। कुछ देर आंसू बहा लेने के बाद वंदना को तसल्ली मिल गई तो वह अपनी बची हुई सिसकियों तथा ओठों की कंपन पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने वंदना को खामोश देखा तो अमर से कहा, शेर सिंह के आदमियों ने 3 बजे घनी वर्षा आरंभ होने के बाद ही किसी समय आक्रमण किया था। ठाकुर साहब की मांग के अनुसार हमने 2 कांस्टेबल उनकी सुरक्षा तथा कोठी की चौकीदारी के लिए लगा दिए थे, परंतु शायद वर्षा के कारण उन दोनों कांस्टेबलों को कोठी के बरामदे में शरण लेनी पड़ गई थी। इस बीच वर्षा के शोर का लाभ उठाकर शेर सिंह के आदमियों ने कोठी पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कांस्टेबलों को गोलियां का निशाना बनाया, फिर ठाकुर साहब की हत्या कर दी। घनी वर्षा के कारण गांववासी या हम घोड़ों की टाप का स्वर नहीं सुन सके। वर्षा के कारण बालक गरज रहे थे, इसलिए जब गोलियां चलीं और गूंज थाने तक पहुंची तो हमने यही सोचा कि बिजली कड़क रही है। आक्रमण की सूचना हमें गांव के शोरगुल द्वारा तब पहुंची जब वर्षा के रुकने तथा सुबह निकलने के बाद कोठी की महाराजिन कोठी पहुंची और बरामदे में 2 सिपाहियों की लाश देखकर मस्तिष्क का संतुलन खोती हुई चीखती चिल्लाती वापस खड़ी हुई। इंस्पेक्टर की बातें सुनते सुनते वंदना अपनी हिचकियों तथा सिसकियों पर पूर्णतः काबू पा चुकी थी।
अमर भी खामोश था। अंतिम संस्कार के लिए जब नरेंद्र सिंह की लाश वापस मिली तो चिता के सामने अमर ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि ठाकुर साहब की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जब तक वह शेर सिंह से बदला नहीं लेगा, शांति की एक सांस नहीं लेगा। अंतिम संस्कार अगली सुबह हुआ था। उसके बाद भी गांववासी कोठी में आते रहे, समझाते रहे कि वंदना को यह गांव छोड़कर सदा के लिए लंदन में अपनी मां के पास चले जाना चाहिए। नारी को बदले की भावना में जलकर क्रोध की आग बुझाने के बजाय अपने घर की चिंता करनी चाहिए। अमर को भी गांववासियों ने कुछ ऐसा ही समझाया कि उसे भी वंदना के साथ लंदन चले जाना चाहिए। जब पुलिस शेर सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो वह क्या कर सकता है। काफ़ी देर बाद जब गांववासी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए तो अमर ने वंदना को अपनी छाती से लगा लिया। वंदना को भी इसकी बहुत अधीरता से प्रतीक्षा थी। अपने प्रेमी की बाहों में समाकर छाती से लगती हुई वह एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। आंसू बहाते हुए उसने अमर की कमीज भिगो दी। अमर ही अब संसार में उसके लिए सब कुछ था। उस पर अपने दिल की तड़प प्रकट नहीं करती तो किस पर करती। अमर ने उसे संतोष दिया, उसकी लटों में उंगलियां फेरी, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे, उसके गाल प्यार से थपथपाए। उसके दुख में वह बराबर का साझेदार था। वंदना को मन का संतोष मिलने लगा। वंदना, अचानक अमर ने कहा, तुम्हारे पास अपना पासपोर्ट तथा अन्य कागजात पहले ही उपस्थित हैं। तुम अमर सकुचाया, परंतु फिर उसने कहा, तुम ऐसा करो कि अपनी माँ के पास लंदन चली जाओ। वंदना ने आश्चर्य से अमर की ओर देखा। हाँ वंदना, अमर ने कहा, गांव वाले ठीक ही कहते हैं। लंदन में तुम्हारा जीवन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? वंदना स्वयं गांव वालों के सुझाव से प्रभावित थी। नहीं वंदना, अमर ने कहा, इस समय मेरा तुम्हारे साथ जाना उचित नहीं होगा। अब मेरे सामने पहले से भी अधिक जिम्मेदारियां आ गई हैं। जब तक मैं उन्हें पूरा नहीं कर लूँगा यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। तुम मेरे प्यार की खातिर इन जिम्मेदारियों को भूल जाओ। वंदना ने उसे उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए समझाया। भूल जाओ कि मैंने या दादाजी ने तुमसे कोई आशा की थी। शेर सिंह से बदला लेने के लिए तुम पर विश्वास किया था। तुमसे वफादारी में उसे जीवित या मुर्दा स्थिति में गिरफ्तार करने की मांग की थी। मैं अब और अधिक दुख नहीं सहन कर सकती। मैंने अपने जीवन का सब कुछ खोने के बाद तुम्हें पाया है, इसलिए तुम्हारे जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे साथ तुम भी लंदन चलो। वंदना, अमर ने वंदना के गाल पर हथेली रखकर उसकी आंखों में झांका। बोला, क्या तुम चाहती हो कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा प्रेमी एक कायर तथा डरपोक व्यक्ति कहलाए? लोग उसके नाम पर थूकते हुए यह कहें कि देखो, जिसके लिए ठाकुर नरेंद्र सिंह ने इतना सब कुछ किया वह अपना वचन भूलकर भाग निकला। और फिर क्या यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी ही दृष्टि में नहीं गिर जाऊँगा? तुमसे कभी दृष्टि मिलाकर बात कर सकूँगा? और फिर वंदना, अमर ने एक सांस लेने के बाद कहा, तुम्हारे पास तो इस समय तुम्हारे पासपोर्ट के सभी कागजात तैयार हैं। मुझे तो अभी यह सब प्राप्त करने में समय लग जाएगा, और तब तक तो क्या मैं अब एक दिन भी तुम्हें यहाँ रोककर किसी प्रकार का भय मोल लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही लंदन के लिए रवाना हो जाओ, परंतु यह बात यहाँ किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए, ना गाँववासियों को और ना पुलिस वालों को। वंदना ने अमर को आश्चर्य से देखा। हाँ वंदना, अमर ने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने की बात छुपाए रखना चाहता हूँ ताकि शेर सिंह समझे कि तुम कोठी में उपस्थित हो। वंदना ने अमर की बात की गहराई समझी। उसे यह भी यकीन हो गया कि 1000 समझाने के पश्चात अमर अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। वह एक आत्मसम्मानीय व्यक्ति है। उसने हार मानना कभी नहीं सीखा। फिर भी यदि अमर के पास पासपोर्ट होता, अन्य कागजात होते, तो वह उसे अपने प्यार की सौगंध देकर अवश्य लंदन जाने पर बाध्य कर देती। विवश होकर उसने अमर के सुझाव पर अपना दिल झुका दिया। हवाई जहाज का टाइम टेबल वंदना के पास उपस्थित था। लंदन जाने वाले जहाज का समय भी उसे ज्ञात था, इसलिए अमर की इच्छाओं का आदर करते हुए उसने उसी शाम अंधकार के बढ़ते ही अमर के साथ हवाई अड्डे के लिए गांव छोड़ दिया। हवाई जहाज में सीट मिल गई। नहीं मिलती तो हवाई अड्डे के होटल में ठहरकर वंदना अगली सुबह लंदन जाने वाला जहाज पकड़ लेती। टिकट और पासपोर्ट की सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद जहाज छूटने में बहुत कम समय रह गया था। फिर जब 2 दिलों के बिछड़ने की घड़ी आई तो वंदना बहुत उदास थी। मन कर रहा था कि वे अमर को भी साथ ले ले, परंतु यह कैसे संभव था। लंदन जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अमर ने वंदना का हाथ पकड़कर कहा, कुछ मुस्कुराते हुए। उसके स्वर में मजाक भी सम्मिलित था तथा गंभीरता भी। वंदना के ओठ कांपे, गला भर आया।
उसने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे अपने पास रोक लो। पगली, अमर ने प्यार से अपनी उंगलियों द्वारा वंदना का कपोल थपथपाया। बोला, विश्वास नहीं होता तो स्वार्थी बनकर वास्तव में तुझे रोक लेता। वंदना ने कोई उत्तर नहीं दिया। अमर से बिछुड़ने का एहसास करके उसका दिल अभी से ही फटा जा रहा था। सहसा माइक्रोफोन पर पुकार हुई। हवाई जहाज को छूटने में अब और अधिक देर नहीं थी। यात्रियों को जहाज में बैठ जाने की आज्ञा दी गई थी। वंदना ने अमर को देखा, उसकी आंखों में झांका। उसने इससे पहले इस अधिकता से कभी इच्छा नहीं की थी, परंतु अब अवश्य चाहा कि बिछुड़ने से पहले अमर उसे अपनी बाहों में समाकर सबके सामने ही प्यार कर ले। वंदना के दिल के इस उमड़ते तूफान की लहरें उसके ओठों की कंपन बन गईं। अमर ने वंदना के ओठों पर कांपती लहरें देखी तो दिल के अंदर उमड़ते तूफान का भी अनुमान लगा लिया, परंतु जब वह वंदना के विश्वास को फिरदौस के एकांत कमरे में ठेस नहीं पहुंचा सका था तो इस समय कैसे पहुंचाता। उसने अपनी 2 उंगलियां वंदना के कांपते ओठों पर रखते हुए बेकाबू होती लहरों को रोक दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां उठाकर अपने ओठों पर रखते हुए चूम लिया। वंदना के ओठों का स्पर्श उसे मिल गया और शायद वंदना को उसके ओठों का भी। सहसा यात्रियों को जहाज में अपनी सीटों पर पहुंचने की अंतिम पुकार हुई। वंदना की आंखों में आंसू आ गए, परंतु अमर ने दिल पर पत्थर रखते हुए उसे हंसकर विदा करना उचित समझा। वंदना का हवाई जहाज छूटने के बाद काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए अपनी योजना को अगले दिन पूरा करने के लिए अमर वहीं शहर के एक होटल में ठहर गया। अगली सुबह वह शहर के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी से उनके दफ्तर में मिला। पुलिस अधिकारी ने उसे आदर सम्मान के साथ अपने सामने खाली कुर्सी पर बिठाया तो अमर ने कुछ एक क्षण सांस लेने में के बाद उन्हें अपना परिचय देते हुए राम कहानी बताई। मैंने वंदना को पिछली रात लंदन भेज दिया है, परंतु नहीं चाहता कि यह भेद किसी को ज्ञात हो। अमर ने कहा, कोठी में उसकी उपस्थिति का एहसास दिखाते हुए मैं चाहता हूं कि डाकू शेर सिंह या उसके आदमी वंदना का अपहरण करने के लिए कोठी पर आक्रमण करने को प्रलोभित होते रहें, परंतु ऐसा वह आसानी से तभी कर सकते हैं जब उनके दिल से यह भय निकल जाए कि दुर्गापुर पहुंचने पर उन्हें वहां की पुलिस का सामना करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी कुछ समझे और कुछ नहीं भी समझे। मस्तक पर बल डालकर सोचते हुए वह अपनी कुर्सी पर पीठ टेक कर आराम से बैठ गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी आपसे विनती है कि यदि आप दुर्गापुर की पुलिस चौकी को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें या वहां से सारी ही पुलिस हटा लें तो डाकुओं को वंदना का अपहरण करने की खुली छूट मिल सकती है। अमर ने कहा, जब डाकू आक्रमण करेंगे तो मैं किसी भी प्रकार उनके आदमियों में सम्मिलित होने की सफलता अवश्य प्राप्त कर लूँगा ताकि उनके गुप्त अड्डे का पता लगा सकूं। लेकिन पुलिस अधिकारी ने मेज पर झुकते हुए कुछ सोचकर पूछा, ऐसा तुमने उस समय क्यों नहीं किया जब दुर्गापुर में पुलिस का जरा भी प्रबंध नहीं था? तब तक मुझे इस बात का आभास नहीं था कि शेर सिंह वंदना के अपहरण में अधिक रुचि रखता है। अमर ने कहा, मैं यह समझता था कि शेर सिंह ठाकुर नरेंद्र सिंह के वंश का केवल नाम और निशान मिटा देना चाहता है, इसलिए मैं उनके साथ उनकी पोती का रक्षक बनकर दिन रात उनके साथ रहता था। शेर सिंह से बदले की भावना मेरे अपने दिल के अंदर भी है, क्योंकि वह मेरे भी माता पिता का हत्यारा है। पुलिस अधिकारी अमर की बात सुनकर सोच में पड़ गए। अमर का प्रस्ताव अच्छा था। गांववासी ही नहीं, पुलिस भी शेर सिंह के आतंक से तंग आ चुकी थी। शेर सिंह को जीवित या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कुछ भी करने को तैयार थी। ठीक है, पुलिस अधिकारी ने कहा, हम शीघ्र ही दुर्गापुर की पुलिस चौकी को हटाने का प्रबंध कर देंगे, परंतु जब तुम्हें शेर सिंह के अड्डे का पता चल जाएगा तो तुम हमें तुरंत कैसे सूचना दोगे? मैं चाहता हूं पुलिस चौकी के हटने के बाद आपके कुछ एक पुलिस इंस्पेक्टर्स तथा पुलिस कांस्टेबल सादी वेशभूषा में ठाकुर नरेंद्र सिंह की कोठी के मेहमान बनकर रहें, बंदूकों की पूरी तैयारी के साथ। पुलिस की अनुपस्थिति में शेर सिंह दुर्गापुर में दिन के उजाले में एक बार आक्रमण करने का परिणाम भोग चुका है, इसलिए निश्चिंत है कि उसका जो भी आक्रमण होगा वह रात के समय ही होगा। मैं चाहता हूं कि जब डाकुओं का आक्रमण हो तो उनका सामना अचानक तथा उनकी आशा के विपरीत करके उन्हें घेरा जा सके। इन पुलिस वालों का दुर्गापुर के वासियों के लिए बिल्कुल अपरिचित होना आवश्यक है, ताकि हमारी योजना पर किसी गांववासी को भी संदेह नहीं हो सके। घेराव करने के बाद जब आक्रमणकारियों पर अचानक गोलियों की वर्षा होगी तो उनका साहस टूट जाएगा, उनके बीच भगदड़ मच जाएगी, घबराहट में सब भाग निकलना चाहेंगे और तब उनके गिरोह में चुपचाप अंधकार का सहारा लेकर सम्मिलित होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अमर ने पुलिस अधिकारी की बात का उत्तर देते हुए कहा, मैं डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित होकर
अपना घोड़ा सबसे पीछे रखूंगा। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं मरकरी जैसी नकली पदार्थ भी गिराता जाऊंगा। यह पदार्थ प्रकाश की बहुत हल्की सी झलक पाकर भी चमक उठेगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद मेरी पहले से ही दी आज्ञा का पालन करते हुए पुलिस वाले जीप का डिपर जलाएं, दूर से मेरा पीछा इसी पदार्थ की चमक का सहारा लेकर करते रहें। मेरा पीछा करते समय उनके पास जीप में वायरलेस का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पुलिस वालों आपको हमेशा सूचित करते रहें कि मैं डाकुओं के गिरोह में डाकू बनकर सम्मिलित होने में सफल हो चुका हूँ। फिर आपको भी तुरंत अपने जत्थे सहित पूरी तैयारी के साथ मेरे पीछे पीछे आती पुलिस से जा मिलने के लिए निकल जाना पड़ेगा। वायरलेस के द्वारा आपको जंगल में मेरे फेंके चमकीले पदार्थ आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में पूरी सहायता दे देंगे। मेरे निर्देशन के अनुसार मेरा पीछा करती पुलिस चट्टान की सुरंगों से पहले ही जंगल ही में एक स्थान पर रुक जाएगी। उधर जब मैं शेर सिंह के अड्डे का पता लगाकर वापस अपनी प्रतीक्षा करती पुलिस के पास आऊँगा तो मुझे यकीन है कि आप भी वहाँ उपस्थित होकर अपने जत्थे सहित तैयार मिलेंगे। तब हम तुरंत ही शेर सिंह के अड्डे पर पहुंचकर घेराव डाल देंगे। ऐसा न हो कि वह अपने आदमियों सहित थोड़ा सा भी समय पाकर भाग निकलने में सफल हो जाए। अमर खामोश हो गया। पुलिस अधिकारी अमर की योजना सुनकर हैरान रह गए। अमर ने मानो उनके सामने एक जासूसी उपन्यास का अध्याय खोलकर रख दिया था तथा प्रस्ताव में मानो एक महत्वपूर्ण पात्र का अभिनय निभाने की उन्हें चुनौती दी थी। इसलिए उन्होंने अमर का साथ देना स्वीकार कर लिया। बोले, ठीक है, शाम को 5 बजे एक बार तुम मुझसे भेंट कर लेना। मैं तुम्हारी भेंट पुलिस के एक होनहार इंस्पेक्टर से करा दूंगा। उसके बाद हम इस योजना पर ध्यान देते हुए तुम्हारी इच्छानुसार पूरा सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अमर ने कहा और खड़े होकर चलने को तैयार हुआ। उसने कहा, आप विश्वास कीजिए सर, अपनी इस योजना द्वारा मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। पुलिस अधिकारी ने जोश से भरे इस नवयुवक से खड़े होकर हाथ मिलाया, फिर उसे जाने की आज्ञा दे दी। दफ्तर के बाहर अपनी कार में बैठने के बाद अमर ने अंदर सबसे पहले आज का समाचार पत्र देखने की इच्छा तीव्र हुई। शाम 5 बजे पुलिस अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा में उसने अपना समय काटना था। वह अपने होटल पहुंचा। कमरे के द्वार का पर्दा अच्छी तरह फैलाने के बाद उसने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ की तस्वीर फिर देखी। नीचे दी गई पंक्तियों में वंदना की प्रशंसा पढ़ी तो दिल प्रसन्नता से इस प्रकार गर्वित हो गया मानो समाचार पत्र में छपी सारी प्रशंसाएं उसके अपने विषय में थीं। जज्बात से बेकाबू होकर उसने तस्वीर में वंदना के ओठों को चूम लिया तो ऐसा लगा मानो वास्तव में उसे वंदना के ओठों का स्पर्श प्राप्त हो गया हो। फिर पलंग पर आड़े आड़े लेटकर वह वंदना की तस्वीर देखता हुआ उसके विचारों में तल्लीन हो गया। उस रात लगभग 11 बजे अमर जब दुर्गापुर में कोठी पहुंचा तो उसकी कार के पीछे पीछे सादी वेशभूषा में पुलिस की 2 जीप थीं। गांव में पूरी तरह सन्नाटा छाया था। कोठी पहुंचने के बाद अमर ने सबसे पहले पुलिस की जीप को कोठी के पीछे पुराने तथा वर्षों से बंद गिरजा के अंदर छिपाकर सुरक्षित कर लिया। उसके बाद कोठी का प्रवेश द्वार खोलकर बत्तियां जलाईं। पुलिस वालों के रहने का आरामदेह प्रबंध किया। कोठी इतनी बड़ी थी कि एक पुलिस चौकी क्या पुलिस हेडक्वार्टर कोठी में समा सकता था। उसके बाद उसने कोठी की ऊपरी मंजिल की चारों कोनों की बालकनी पर एक एक सिपाही को चौकीदारी के लिए खड़ा कर दिया, एक विशेष निर्देशन देकर कि यदि डाकू आक्रमण करने कोठी पर आएं तो उन्हें कोठी के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोका जाए, केवल उनके आने की सूचना अंदर पहुंचाई जाए। कोठी के अंदर आने के बाद डाकुओं पर गोलियां अचानक चलेंगी और फिर वह अपनी जान बचाकर भागें तो उस समय भी केवल हवाई फायर चलाकर उनको हताहत कर दिया जाए। उसके बाद अमर एक नवयुवक इंस्पेक्टर के पास शयन कक्ष में चला गया। शयन कक्ष में अतिरिक्त पलंग थे। एक पलंग इंस्पेक्टर को देने के बाद दोनों लेटे लेटे आने वाली घटनाओं पर ध्यान देते हुए योजना बनाने लगे। अगले दिन जब कोठी का द्वार गांववासियों को खुला मिला तो उन्होंने कोठी में आना आरंभ कर दिया। तब कोठी के बरामदे में अमर सादी वेशभूषा में खड़े कुछ एक पुलिस वालों के साथ बातें कर रहा था। अमर ने गांववासियों को देखा तो अपने साथियों को छोड़कर उसने गांववासियों को बरामदे में ही रोक दिया। उनके स्वागत में उसने सभ्यता तथा नरमी बरती ताकि उन्हें उसकी योजना पर संदेह ना हो। बरामदे में ही उसने कालीन बिछाई और उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। गांववासियों की बातों से उसे पता चला कि दुर्गापुर की पुलिस चौकी पिछली ही
शाम बंद कर दी गई है और सारे ही सिपाही गांव छोड़कर जा चुके हैं। क्यों? अमर ने वास्तविकता जानने के पश्चात अनजान बनकर आश्चर्य प्रकट किया। कोई कहता है कि दुर्गापुर में रहकर पुलिस वाले शेर सिंह के अत्याचार का शिकार नहीं बनना चाहते, तो कोई कहता है कि जिस बजट का प्रस्ताव रखकर यहाँ पुलिस चौकी बनाई गई थी उसे सरकार ने मंजूर ही नहीं किया। ओह, अमर ने खेद प्रकट किया। बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। अमर को ज्ञात हुआ कि पिछली रात गांव में सन्नाटा क्यों छाया हुआ था। हाँ, दूसरे गांववासियों ने कहा, परंतु हम सरकार से अपने गांव के लिए पुलिस चौकी की मांग अवश्य करेंगे। हम आखिर कब तक शेर सिंह के अत्याचार सहन करते रहेंगे? तुम लोग घबराते क्यों हो? अमर ने कहा, शेर सिंह के अत्याचार से बचाने के लिए मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। अरे बेटा, सहसा एक बूढ़े गांववासी ने कहा, अब तुम वंदना रानी के जीवन की सुरक्षा करोगे या पूरे गांव की? कैसी है वंदना बिटिया? सहसा दूसरे प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा। उस पर ठाकुर साहब की हत्या का गम कुछ कम हुआ कि नहीं? अब तो वह काफ़ी ठीक है, अमर ने वंदना की वास्तविकता भेद में रखते हुए कहा, परंतु परसों उसका स्वास्थ्य बहुत गंभीर हो गया था। अब भी उसे आराम की पूरी आवश्यकता है। डॉक्टर की आज्ञा है कि वंदना से किसी को भी कुछ दिनों तक बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाए। अमर ने बरामदे के किनारे सादी वेशभूषा में खड़े पुलिस वालों को देखा। यह लोग कौन हैं? सहसा उन्हें देखकर एक गांववासी ने पूछा। इनमें एक डॉक्टर साहब हैं तथा दूसरा उनका सहायक। अमर ने कहा, वंदना के स्वस्थ होने तक यह दोनों यहीं रहेंगे ताकि वंदना की देखरेख में कोई कमी नहीं हो। अन्य 3 नवयुवक मेरे मित्र हैं। जब तक वंदना स्वस्थ होकर लंदन नहीं चली जाएगी मैं इन्हें अपने पास ही रखूँगा। शेर सिंह के आक्रमण के समय कम से कम इन मित्रों से मुझे कुछ सहायता तो मिल ही जाएगी। तो क्या तुमने निश्चित कर लिया है कि वंदना बिटिया को अवश्य लंदन भेज देंगे? एक गांववासी ने पूछा। बिल्कुल निश्चित कर चुका हूँ, अमर ने कहा। बस उसके स्वास्थ्य होने भर की देर है। उसे यहाँ अधिक रखकर मैं उसके जीवन पर अब किसी भी प्रकार का भय मोल लेना नहीं चाहता। यह तो बेटा तुमने वास्तव में बहुत बुद्धिमानी की बात सोची। गांववासी ने अमर की दूरदर्शिता की सराहना की और गांववासी चले गए। और खुशकिस्मती से 2 दिन बाद ही अमर की यह अनोखी योजना एक बहुत बड़ा रंग लेकर आई, जिसकी प्रतीक्षा अमर को मानो 2 दिन से नहीं वर्षों से थी। शेर सिंह को जब अपने आदमियों द्वारा ज्ञात हुआ कि वंदना स्वस्थ होते ही लंदन के लिए भारत छोड़ देगी तो उसने उसका अपहरण करने के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं की। 2 दिन बाद ही उसने पूरे प्रबंध के साथ कोठी पर आक्रमण करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया था। पुलिस की देखरेख से गांव वंचित था, फिर भी उसने किसी प्रकार का भय मोल न लेते हुए कोठी पर अपने आदमियों को आक्रमण करने के लिए सुबह 3:30 बजे भेजा था, जो गांववासियों के लिए दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद निद्रा का सबसे सुहाना समय होता है। कोठी पर डाकुओं का आक्रमण हुआ तो अमर की योजना के अनुसार ही सारा काम सादी वेशभूषा की पुलिस ने अंजाम दिया। कोठी की ऊपरी मंजिल पर बालकनी में खड़ी तैनात पुलिस ने डाकुओं को कोठी में प्रविष्ट होने दिया। फिर दनादन डाकुओं पर चारों ओर से ऐसी गोलियां चलीं कि डाकू हताश होकर भागने का रास्ता ढूंढने लगे। कुछ एक डाकू मारे गए तो कुछ एक जीवित भी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार डाकुओं में अमर के कद अनुसार एक डाकू को अलग कमरे में ले जाया गया, जहां अमर ने उसके सारे वस्त्र पहन लिए। अपनी दोनों रिवॉल्वरों की पेटी उसने गोलियों सहित कमर से बांधी। फिर डाकू की बंदूक कंधे से लगाकर वह जैसे ही डाकुओं के भेष में तैयार हुआ, पुलिस वालों ने कुछ एक बचे डाकुओं को बड़े सुंदर तथा नाटकीय ढंग से कोठी से भाग निकलने का अवसर दे दिया। डाकुओं ने कोठी से अपनी जान का पीछा छुड़ाकर जब वापसी का रास्ता थामा तो अमर भी उन सबके पीछे पीछे साथ था। रात का अंधकार था। ऊपर से बचे हुए डाकू परास्त और हताश थे। अपनी जान बचाकर भागते समय किसी की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं महसूस की। यूं भी चट्टान की सुरंग के अंदर अड्डे पर पहुंचने से पहले सभी डाकुओं की आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, इसलिए उनके गिरोह में धोखा देकर सम्मिलित होने वाला सुरंग के अंदर पट्टी बांधते समय तुरंत पहचाना जा सकता था। परंतु अमर ने इसकी चिंता नहीं की। डाकुओं के साथ भागते समय वह जानता था कि उसके थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंके नकली मरकरी जैसे पदार्थ की चमक का सहारा लेकर पुलिस की जीप दूर से उसका पीछा कर रही है। डाकुओं के गिरोह के साथ वह चट्टान के सामने आया तो एक ओर पानी का झरना रात के अंधकार में तारों का प्रतिबिंब लिए झिलमिला रहा था। डाकुओं के पीछे पीछे वह एक सुरंग में प्रविष्ट हुआ। सुरंग में बिल्कुल अंधकार था। अमर ने इसे अपने प्रति लाभदायक ही समझा। सुरंग के अंदर जब
घुड़सवार खामोश खड़े किसी विशेष बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह भी उनकी खामोशी में सम्मिलित हो गया। उसकी आंखें जंगली चीते के समान अंधकार में इधर उधर घूरती हुई सतर्क थीं। सहसा एक जंगली पक्षी जैसे स्वर की घंटी बजी। रास्ता साफ होने का यह संकेत था। सुरंग के अंदर पत्थरों के मध्य छिपने के कुछ सुरक्षित स्थान बने हुए थे। पक्षी का स्वर सुनकर कुछ एक डाकू इन स्थानों से बाहर निकल आए। सभी के एक हाथ में बंदूक थी तो दूसरे हाथ में तारे समान टिमटिमाती छोटी छोटी टॉर्च। इसको देखते ही सारे घुड़सवार नीचे उतरे तो अमर ने भी ऐसा ही किया। छोटी छोटी टॉर्च की टिमटिमाहट ने सुरंग के अंदर हल्का प्रकाश फैला दिया था, इसलिए अमर अन्य डाकुओं से हटकर और पीछे खड़ा हो गया। सहसा टॉर्च लिए डाकू आगे बढ़े। घोड़ों से आए डाकुओं के मुखड़ों पर प्रकाश फेंककर उन्हें पहचानते हुए उनकी आंखों पर पट्टी बांधने लगे। अमर का दिल धक धक करने लगा। अपनी पेटी की रिवॉल्वर पर हाथ फेरते हुए उसने सुरंग के बाहर देखा। सुबह का अंधकार था। पाँव फटने में अभी बहुत देर थी। उसने अपने घोड़े की लगाम हाथों में सख्त कर ली। तभी टॉर्च लिए एक डाकू अमर के पास भी आया। उसके मुखड़े पर उसने टॉर्च का हल्का सा प्रकाश फेंका। अमर को वह नहीं पहचान सका तो अपनी आंखों पर जोर देकर टॉर्च को अमर के मुखड़े के और समीप लाया। अमर की छाती के नीचे अंधकार हो गया। डाकू के मुखड़े पर भी अंधकार था। डाकू ने अमर को न पहचान कर जैसे ही अपनी बंदूक कंधे से उतारनी चाही, वह अचानक अपनी कनपट्टी से नीचे गर्दन से सटी रिवॉल्वर की चुभन महसूस करके चौंक गया। जवान से एक शब्द भी निकाला तो गोली गर्दन से पार हो जाएगी। अमर अंधकार का सहारा लेकर डाकू की गर्दन पर रिवॉल्वर रखे दबे स्वर में कह रहा था। डाकू के हाथ अपने कंधे पर रखी बंदूक की ओर बढ़ते बढ़ते रुक गए। उसे पसीना आ गया। पट्टी बांधो, अमर ने उसी प्रकार डाकू की गर्दन पर रिवॉल्वर की नली सटाए हुए कहा, लेकिन जरा आंखें बचाकर। डाकू ने कांपते हाथों से अमर की आज्ञा का पालन किया, परंतु फिर उसे मानो एक संतोष प्राप्त हो गया। उसने सोचा उसके आदमियों के साथ यह व्यक्ति एक बार अड्डे के अंदर प्रविष्ट हो गया तो जीवित रहने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। अमर ने अपने घोड़े की लगाम छोड़कर उसी हाथ द्वारा अपनी आंखों की पट्टी को ठीक किया। फिर जब सब डाकू सुरंग से बाहर निकलने लगे तो अमर ने अपने साथ के डाकू को उसी प्रकार दबे स्वर में आज्ञा दी, मुझे सबसे पीछे पीछे ले चलो, और याद रखना यदि चालाकी बरतने का जरा भी परिवर्तन किया तो। अमर की अधूरी बात ही डाकू को दोबारा सावधान करने के लिए बहुत थी। सुरंग के बाहर निकलने के बाद सब डाकू झरने के सामने आए तो अचानक झरने का पानी रुक गया। झरने के बाद चट्टानों में एक द्वार खुला। द्वार के अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसके अंदर अगल बगल झागदार बत्तियां जल रही थीं। सारे डाकू द्वार में प्रविष्ट होकर आगे बढ़ने लगे तो अंत में अमर की भी बारी आई। अमर बहुत ध्यान से सुरंग के अंदर देख रहा था, परंतु एक हाथ उसका रिवॉल्वर पर तैयार था और दूसरा हाथ घोड़े की लगाम थामे सख्त था। शेर सिंह के अड्डे के अंदर प्रविष्ट होने का रास्ता उसे मिल चुका था, इसलिए उसने सुरंग के अंदर प्रविष्ट होने का रिस्क लेना बुद्धिमानी नहीं समझा। इससे पहले कि उसके सामने चलता हुआ डाकू उसे लेकर सुरंग के द्वार में प्रवेश करे, अमर ने तुरंत रिवॉल्वर निकालकर एक गोली अपने सामने डाकू की पीठ पर टिका दी। एक धमाका हुआ। गूंज सुरंग के अंदर प्रविष्ट होकर दूर तक चट्टान की दीवारों से टकराती चली गई। धमाके के साथ चट्टानों के बाहर दरारों में आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी चीख कर उड़ते हुए क्षितिज पर छा गए। उनकी चकचक च्यूं च्यूं तथा चींची के स्वर से सारा जंगल भयभीत होकर कांप उठा। गोली का धमाका होते ही अमर के सामने का डाकू एक लाश बनकर वहीं गिर पड़ा। सुरंग के द्वार के अंदर सभी डाकू पहुंच चुके थे। धमाके ने सबसे अंदर खलबली मचा दी। इससे पहले कि सब यह बात जान सकें कि धमाके की वास्तविकता के पीछे क्या भेद है, अमर बिजली के समान घोड़े पर सवार होकर चट्टानों के क्षेत्र से बाहर निकलकर अंधकार में जाने कहाँ लुप्त हो गया था। वास्तविकता का आभास करने के बाद डाकुओं ने अमर का पीछा करना चाहा, परंतु सुरंग के बाहर निकलने से पहले ही सुरंग का द्वार अंदर से बंद हो चुका था। द्वार के बाहर तक एक झरना एक बार फिर अपने रंग पर आकर गिरता हुआ शोर मचाने लगा। झरने के पीछे चट्टान का द्वार शेर सिंह ने बंद किया था, जो अपने सुरक्षित कमरे में एक टेलीविजन सेट जैसे यंत्र के सामने बैठा हुआ बेचैनी के साथ झरने के द्वार में प्रविष्ट होते अपने आदमियों के मध्य वंदना तलाश कर रहा था। आशा के विपरीत जब वंदना उसे नहीं दिखाई दी तो उसने अमर का पीछा करवाने के बजाय चट्टान का द्वार अंदर से बंद कर दिया था।
वह जानता था कि अब उसका खेल समाप्त हो चुका है। इस खेल को कभी न कभी तो समाप्त होना ही था, इसलिए किसी प्रकार का रिस्क न लेकर उसने इस खेल को आज ही समाप्त कर देने का इरादा कर लिया। परंतु उसके भविष्य में क्या लिखा था वह नहीं जानता था। होनी को किसने टाला है। अमर जब जंगल में अपनी प्रतीक्षा करती पुलिस के पास पहुंचा तो सुबह की दूधिया चमक हल्के हल्के क्षितिज पर बसेरा कर रही थी। वहां पुलिस अधिकारी भी अपने जत्थे सहित पहुंच चुके थे। सभी को अमर की चिंता सता रही थी। अमर के घोड़े की टाप सुनकर सब सतर्क हो गए थे। अमर जब उनके सामने घोड़े पर से उतरा तो बुरी तरह हाँफ रहा था। शेर सिंह के खुफिया अड्डे का पता चल गया है। अमर ने उसी प्रकार फूलती सांसों के साथ पुलिस अधिकारी को बताया। अब हमें उस अड्डे को घेरने में 1 मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए। आइए मेरे साथ। अमर ने मानो पुलिस अधिकारी को ही आज्ञा दे दी। पुलिस वालों की आंखों की चमक बढ़ गई। लपक कर सब पुलिस की गाड़ियों में बैठ गए। अमर अपने घोड़े पर सवार हो गया। वह आगे बढ़ा तो पुलिस की गाड़ियां भी उसके पीछे पीछे जंगल का रास्ता काटती हुई आगे बढ़ने लगीं। अमर पुलिस के जत्थे के साथ सुरंगों वाली चट्टान के पास पहुंचा तो सुबह के दूधिया वातावरण में और चमक आ गई थी। झरने के सामने वह अपने घोड़े से उतरा तो पुलिस अधिकारी तथा अन्य पुलिस कर्मचारी भी पुलिस गाड़ियों से उतरकर उसके पास चले आए। अमर ने पुलिस अधिकारी से कहा, खुफिया अड्डे का मुख्य द्वार इसी झरने के पीछे है, परंतु इसे खोलने के लिए डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। उसने झरने की ओर संकेत किया। पुलिस अधिकारी ने ही नहीं, सभी पुलिस वालों ने झरने की ओर बहुत आश्चर्य से देखा। वे तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस झरने के पीछे भी कोई द्वार हो सकता है। पुलिस अधिकारी की आज्ञा पर झरने के अंदर प्रविष्ट होकर चट्टान को दीवार डायनामाइट द्वारा उड़ाने का तुरंत प्रबंध किया गया। डायनामाइट का धमाका हुआ, बहुत तेज स्वर के साथ। सुबह की खामोशी में जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। चट्टान की दीवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखते ही देखते झरने के गिरते पानी का शोर कम होने लगा। झरने की दीवार पतली हो गई। पुलिस वाले ने देखा झरने का पानी समाप्त होते ही उनके सामने एक सुरंग खुल गई थी। उन्हें ऐसा लगा मानो वह किसी अरेबियन नाइट्स पर आधारित कोई जादू भरी फिल्म देख रहे हों। पुलिस अधिकारी की आज्ञा पर सर्चलाइट से काम लेते हुए कुछ एक पुलिस वालों ने सुरंग के अंदर प्रवेश किया। अमर के साथ पुलिस अधिकारी भी थे। सुरंग के अंदर कुछ दूर चलने के बाद एक लोहे का द्वार मिला। पुलिस ने इसे भी डायनामाइट से उड़ा दिया। इसके अंदर जब सारे पुलिस वाले प्रविष्ट हुए तो सर्चलाइट की चमक में यहाँ का एक अलग ही संसार देखकर भौचक्के रह गए। चट्टान की मजबूती से घिरा चट्टान के अंदर यह काफ़ी लंबा और चौड़ा हॉल था, जिससे एक किनारे डाकुओं के रहने के लिए अत्यंत सुंदर तथा छोटे बड़े क्वार्टर बने हुए थे। देखने से ही पता चलता था कि आराम के साथ इनमें कुछ एक अय्याशी की वस्तुएं भी भरपूर थीं। क्वार्टर सभी खाली तथा सुनसान पड़े थे। सारे के सारे डाकू इतनी जल्दी कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा था। इस हॉल के अंदर इधर उधर चट्टानी दरारों से पानी प्रविष्ट होकर फैलता जा रहा था। सर्चलाइट के झागदार प्रकाश में पुलिस अधिकारी को इस लंबे चौड़े हॉल के बाद एक लोहे का मजबूत बंद दरवाज़ा फिर दिखाई दिया। पुलिस ने आज्ञा पाकर इसे भी डायनामाइट से उड़ा दिया। पुलिस वाले आरंभ से ही अपनी बंदूकें ताने हर खटके को निशाना बनाने को तैयार थे। सबने इस द्वार के अंदर प्रवेश किया। यहाँ भी एक नया संसार था, वैज्ञानिक दृष्टि से पुलिस वालों की समझ में बिल्कुल बाहर। यहाँ कहीं जूं तो कहीं सूं का स्वर सुनाई पड़ रहा था। धुआं धुआं समा सा था चारों ओर। हर वस्तु बिखरी पड़ी थी। ऐसा लगता था मानो शेर सिंह ने अपने ही हाथों से डायनामाइट द्वारा अड्डे को उड़ाकर नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था। पुलिस वालों ने सर्चलाइट की सहायता से एक एक कोने की छानबीन की, फिर भी किसी व्यक्ति की लाश हाथ नहीं लगी। इसके बाद इधर उधर अनेक द्वार ऐसे थे जो हाथ के एक ही झटके से खुल गए। पुलिस ने हर कमरे की तलाशी ली। सभी कमरों में वैज्ञानिक वस्तुएं थीं, एक से एक अच्छी मशीनें, परंतु डायनामाइट द्वारा सभी के पुर्जे पुर्जे उड़ाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया था। समीप का दरवाज़ा खोलकर अमर पुलिस अधिकारी तथा अन्य कुछ पुलिस वाले दूसरे कमरे में प्रविष्ट हुए। यहाँ का वातावरण अत्यंत गर्म था। एक प्रकार की गैस से सबका दम घुटने लगा, परंतु गैस में इतना प्रभाव नहीं था जो जानलेवा सिद्ध होता, क्योंकि गैस की मशीन डायनामाइट के धमाके के कारण अब काम नहीं कर रही थी। धमाके के कारण गैस चैम्बर का फायर प्रूफ धातु से बना मजबूत द्वार कहीं कहीं से चटक गया था। द्वार के जोड़ों में दरारें पड़ गई थीं, जहां से बची खुची गैस बाहर आ रही थी। परंतु पुलिस अधिकारी ने इस गैस का मुकाबला अपने आदमियों की जान पर खेल कर करना
बुद्धिमानी नहीं समझा। पलटकर कमरे से बाहर निकलते हुए उन्होंने चीख कर सबको आज्ञा दी, बाहर निकलो तुरंत। पुलिस अधिकारी के पीछे पीछे उनके सभी आदमी तथा अमर लपक कर इस कमरे से बाहर निकल आए। पुलिस अधिकारी ने द्वार को तुरंत बंद कर दिया। गैस का प्रभाव कम हो गया। पुलिस अधिकारी एक क्षण वहीं खड़ा सोचता रहा। कुछ क्षणों के बाद पुलिस अधिकारी ने समीप का दूसरा द्वार खोला। यह कमरा भी डायनामाइट द्वारा नष्ट किया जा चुका था, परंतु फिर भी वह अपनी अनुपम सुंदरता, ऐश और आराम की गवाही दे रहा था। उसकी छत कहीं कहीं से टूटकर फर्श पर बिखरी पड़ी थी। गर्द की धुंध अब भी फैली हुई थी। एक और टेलीविजन जैसा एक बड़ा सेट था, धमाके के कारण टूटा फूटा। अद्भुत ढंग की मशीनें टूटकर बिखरी पड़ी थीं। सहसा सर्चलाइट की झांक में पुलिस वालों की दृष्टि फर्श पर पड़ी, जहां 2 लाशें रक्त में डूबी हुई थीं। सभी इन लाशों की ओर खिंच आए। पुलिस अधिकारी ने देखा इन 2 व्यक्तियों की हत्याएं पीठ में गोली लगने के कारण हुई थीं। पुलिस अधिकारी की आज्ञा पर सर्चलाइट कमरे के अन्य स्थानों पर फेंकी जाने लगी। तभी एक किनारे दीवार से लगी तथा फर्श पर टेढ़ी पड़ी एक बड़ी फ्रेमदार तस्वीर को देखकर पुलिस अधिकारी चौंक पड़े। वह तस्वीर के समीप आए। तस्वीर परिचित थी। डाकू शमशेर सिंह की एक तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में भी दर्ज थी। पुलिस का कौन जिम्मेदार व्यक्ति शमशेर सिंह को नहीं पहचानता था। सर्चलाइट की झलक में पुलिस वालों की दृष्टि दीवार पर आड़ी होकर टंगी एक और फ्रेमदार तस्वीर पर पड़ी। सबके साथ पुलिस अधिकारी का ध्यान भी इधर खिंच गया। यह तस्वीर शमशेर सिंह के छोटे से परिवार की थी, उसकी पत्नी तथा बीच में बैठे उसकी नन्ही संतान की, शेर सिंह की, जब वह 2-3 वर्ष का होगा। शेर सिंह की सूरत को कोई नहीं पहचानता था, इसलिए सब बहुत ध्यान से उसकी बचपन की तस्वीर को ही देखते हुए उसके जवान रंगरूप का अनुमान लगाने लगे। अचानक एक हल्की सी कराह उठी। पुलिस वाले चौंक गए। सर्चलाइट ने तुरंत कराह का पीछा किया। एक और कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने सामने की मेज पर सिर ढलकाए शायद जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। सबने उसकी ओर बढ़ जाना चाहा, परंतु तभी अनुभवी पुलिस अधिकारी की दृष्टि सर्चलाइट की चमक में कुर्सी के नीचे जा पड़ी। बम! अपने साथियों को धक्का देते हुए तथा अपने जान की चिंता न करते कर्तव्य निभाते हुए पुलिस अधिकारी बम की ओर लपके। बम उठाकर उन्होंने तुरंत दौड़ते हुए समीप का द्वार खोला और फिर बिना एक क्षण गवाए बम दूर फेंक दिया। एक धमाका हुआ। धमाका जोरदार था, इतना अधिक कि आसपास की वस्तुएं टुकड़ों में उड़कर बिखर गईं। फिर सब कुर्सी पर बैठे ढलके व्यक्ति के समीप पहुंचे। उस व्यक्ति के सिर से रक्त निकलकर बहते हुए कान और गर्दन के पास जम गया था। उसके सिर के बाल लंबे थे। पुलिस अधिकारी ने लटों से पकड़कर उसका मुखड़ा अपनी ओर किया। मुखड़े पर झाड़ी समान तितर बितर मूछें तथा दाढ़ी थी, रक्त में डूबी हुई। सारा मुखड़ा ही रक्त में डूबा हुआ था। रक्त की पपड़ियां जम गई थीं। जाने कौन सा व्यक्ति था यह? कोई भी तो इसे नहीं पहचानता था। इसी बीच अमर की दृष्टि अपरिचित व्यक्ति के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी। उसने तुरंत झटककर लॉकेट उसके गले से बाहर निकाल लिया। उसने लॉकेट खोला तो पुलिस अधिकारी की दृष्टि भी लॉकेट की ओर उठ गई। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही पुलिस अधिकारी तथा अमर की आंखों की चमक बढ़ गई। दोनों ने दीवार पर टेढ़ी टंगी फ्रेमदार तस्वीर देखी। शमशेर सिंह के छोटे से परिवार की तस्वीर। लॉकेट के फ्रेम में भी बिल्कुल वही तस्वीर थी। अमर तथा पुलिस वालों को इस व्यक्ति का परिचय मिल गया। आखिर शेर सिंह कानून के पंजों से नहीं बच सका। कानून से बचने के लिए उसने निश्चय ही आत्महत्या का प्रयत्न किया होगा। आसपास के बम के धमाकों ने उसे घायल करके बेहोश भी कर दिया, परंतु जो बम उसने विशेष तौर पर अपनी मृत्यु के लिए सुरक्षित रखा था वह समय से न फूटकर उसे धोखा दे गया था। पुलिस अधिकारी ने उसकी जान सुरक्षित करने के लिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में अस्पताल भेजने का प्रबंध कर दिया। फिर पुलिस अधिकारी ने अमर से हाथ मिलाकर इतनी बड़ी सफलता पर उसे बधाई दी। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर उसने कहा, तुमने अपने साहस तथा बल के सहारे जिस प्रकार हमारी सहायता करते हुए कानून का साथ दिया है उसे पुलिस विभाग कभी नहीं भूलेगा। इसके साथ ही शेर सिंह को सजा होते ही मैं उस पर रखे सारे इनामात सरकार द्वारा तुम्हें दिला दूंगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमर ने गंभीर स्वर के साथ कहा, मेरा इनाम यहाँ नहीं है, मेरा इनाम तो लंदन में है, सुरक्षित। आज मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि मैं ठाकुर नरेंद्र सिंह को दिया वचन पूरा करने में कामयाब हुआ हूँ। आज उनकी ही नहीं, उनके बेटे तथा उनकी पत्नी की आत्मा को भी शांति प्राप्त हो गई होगी। आज मैं अपने कर्तव्य की परीक्षा में खरा उतरा हूँ। अपने इरादों में मैं सफल हुआ हूँ। अब मेरे प्यार को साकार रूप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
अमर का स्वर जाने किस जज्बात के दबाव में आकर भीग गया। शेर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना दुर्गापुर गांव में ही नहीं, अन्य सभी गांव तथा शहर में जंगली आग के समान पहुंच गई। अस्पताल के अंदर शेर सिंह को होश में लाने के लिए पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया था, परंतु फिर भी जनता की घनी भीड़ अस्पताल पर टूट पड़ना चाहती थी। अमर दुर्गापुर पहुंचा तो वहां के निवासियों ने उसके स्वागत में उसे जीप में बिठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। उसकी जय जयकार करने लगे। स्त्रियां घर से मिठाइयां लेकर उसका मुंह मीठा कराने को लपक आईं। अब न शेर सिंह रहेगा न उसका भय। उस रात अमर को अपने गांववासियों से बहुत देर बाद फुर्सत मिली। काफ़ी रात बीत गई थी, फिर भी उसने सबसे पहले वंदना को पत्र लिखा। पत्र में उसने शेर सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित सारी घटना का उल्लेख किया। उसने वंदना को यह भी लिखकर बताया कि सारे शहर में शेर सिंह की गिरफ्तारी का क्या प्रभाव पड़ा है। वंदना, उसने लिखा, अब किसी में भी शेर सिंह के आतंक का कोई भय नहीं रहा। अब तो निश्चय ही तुम्हारे दादा दादी जी, तुम्हारे पिता की आत्मा की भी शांति प्राप्त हो गई होगी। तुम भी प्रसन्न हो ना वंदना। अब तुम्हारा अतीत भूलकर भी तुम्हारे समीप नहीं फटकेगा। अब मैं होऊंगा, तुम होगी और हमारा प्यार होगा। एक सुंदर घर, जिसे चाहो तो लंदन में बसा सकते हैं या भारत में, अपनी पुरानी कोठी को ही स्वर्ग का नया रूप देकर। मैं अब तुम्हारे साथ हर स्थिति में, हर स्थान पर रहकर बहुत सुखी रहूँगा, बिल्कुल निश्चिंत। समाज के सामने ऐसे प्यार की नींव डालेंगे जिसकी कोई उपमा नहीं होगी। चाहो तो अत्याचार के इस दरिंदे को देखने के लिए तुम भारत आ सकती हो। अभी वह अस्पताल में है, परंतु स्वस्थ होने के बाद मुकदमा चलेगा। फिर अदालत उसे फांसी की सजा देकर उसके पापों के बोझ से इस धरती को मुक्त कर देगी। तुम्हारा और केवल तुम्हारा, अमर। पत्र लिखने के बाद अमर उसी प्रकार कुछ देर सोचता रहा। वंदना इस पत्र को पाते ही आकाश में झूल जाएगी, उड़कर उसकी बाहों में चली आने को तड़प उठेगी। शेर सिंह को गिरफ्तार कराकर उसने मानो वंदना के जीवन की एक साथ पूरी कर दी थी। सुबह के लगभग 11 बजना चाहते थे। अस्पताल से बाहर जब भी जनता का समूह एकत्र था। अस्पताल के एक विशेष वार्ड में अंदर पुलिस की कड़ी निगरानी में शेर सिंह अब भी बेहोश अपने पलंग पर पड़ा हुआ था। उसके मुखड़े के घाव को अच्छी तरह धोने तथा साफ करने के लिए डॉक्टर को उसकी दाढ़ी मूंछ की शेव करनी पड़ी थी। शेव होने के बाद उसके मुखड़े की लालिमा चमक उठी थी, रंग रूप निखर आया था। शेर सिंह के कमरे में डॉक्टरों के अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, एक इंस्पेक्टर तथा अमर भी उपस्थित था। गिरफ्तारी के बाद शेर सिंह की प्रतिक्रिया देखने के लिए अमर से अधिक कौन इच्छुक होता। दुर्गापुर से वह अस्पताल के लिए सुबह ही सुबह निकल पड़ा था। सभी शेर सिंह के होश में आने की प्रतीक्षा बहुत बेचैनी के साथ कर रहे थे। सहसा शेर सिंह की आंखें फड़फड़ाईं। वार्ड के अंदर उपस्थित सभी लोगों की आंखें शेर सिंह के मुखड़े पर चिपक गईं। कान सतर्क हो गए। शेर सिंह ने अपने मस्तक पर बल डाला, कुछ अधिक ही जोर देकर, मानो दर्द के कारण उसका सिर फटा जा रहा है। अचानक वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ता हुआ एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों पर जोर देकर कमरे के वातावरण को परखा। आंखें बंद करके उसने अपने सिर को एक बार फिर जोर से झटका। आंखों के साथ उसने मस्तक पर बल डालकर दोबारा जोड़ दिया और फिर आश्चर्य से अपने समीप के लोगों को देखा। उसने पूछा, कौन हैं आप लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कमरे में उपस्थित सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखा। शेर सिंह के इस विचित्र व्यवहार का कारण कोई समझ नहीं सका। क्या चाहते हैं आप लोग? शेर सिंह ने दोबारा पूछा, फिर खिसियाकर मानो स्वयं पर ही चीख पड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग? शेर सिंह ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ दिया। अचानक सिर की बंधी पट्टी का एहसास करके वह चौंक पड़ा। पट्टी पर हाथ फेरते हुए उसने आश्चर्य प्रकट किया। बोला, यह क्या है? पट्टी? मैं कहाँ हूँ? मैं? तुम एक अस्पताल में हो। सहसा डॉक्टर ने उसकी समस्या दूर करते हुए कहा। अस्पताल? शेर सिंह को मानो विश्वास नहीं हुआ। उसने सख्ती के साथ चिड़चिड़ेपन से पूछा, यहाँ मुझे कौन लाया है? क्यों लाया है? यहाँ तुम्हें हम लेकर आए हैं, सहसा पुलिस अधिकारी ने कहा। जिस समय हमने तुम्हारे अड्डे पर गिरफ्तार किया उस समय तुम घायल स्थिति में बेहोश थे, इसलिए तुम्हें हम यहाँ ले आए। अड्डा? गिरफ्तार? शेर सिंह के लिए यह बात पहेलियों जैसी थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, शेर सिंह की, डाकू शेर सिंह की। पुलिस अधिकारी ने उसकी ओर झुकते हुए कुछ सख्ती से कहा। डाकू शेर सिंह की? शेर सिंह ने पूछा। डाकू शेर सिंह से मेरा क्या संबंध है? संबंध नहीं है, पुलिस अधिकारी ने कहा।
तुम स्वयं डाकू शेर सिंह हो? डाकू शेर सिंह? शेर सिंह ने आश्चर्य से कहा, यह नाम आज मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। मैं डाकू शेर सिंह नहीं हूँ। मैं शेर सिंह ने बातों के बहाव में अपना परिचय देना चाहा, परंतु उसे मानो स्वयं याद नहीं था कि वह कौन है। उसने पूछा, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? शेर सिंह खिसियाकर फिर चीख पड़ा। पुलिस अधिकारी ने बहुत आश्चर्य के साथ डॉक्टर को देखा। डॉक्टर शेर सिंह को देखते हुए बहुत गंभीर सोच में डूबा हुआ था। उसने अपने साथ खड़े अन्य डॉक्टरों को देखा, फिर उनसे बातें करने के लिए बगल के वार्ड में प्रविष्ट हो गया, जो इस समय खाली पड़ा हुआ था। क्या बात है डॉक्टर? पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर के समीप पहुंचकर पूछा। शेर सिंह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? लगता है सिर की गहरी चोट ने उसकी याददाश्त खो दी है, डॉक्टर ने अपनी राय दी। जी नहीं, तभी अमर ने कहा, उसकी याददाश्त खोई नहीं है, बल्कि यह याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक वह अपनी याददाश्त खोने का नाटक करता रहेगा, उसे सजा नहीं हो सकती। पुलिस अधिकारी असमंजस में पड़ गए। क्यों? अमर ने पूछा। आखिर उसे सजा क्यों नहीं हो सकती, जबकि सभी जानते हैं कि यह एक भयानक डाकू है, लुटेरा है। अगणित लोगों की हत्याएं करके उसने उनका चिन्ह तक मिटा दिया है। अभियुक्त को सजा सुनाने से पहले उसका पूरे होश और हवाश में होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसे भी अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हो सके। अमर शेर सिंह की चाल पर खिसियाकर रह गया। कमबख्त को कितनी कठिनाई के बाद गिरफ्तार किया तो एक नई समस्या खड़ी कर दी। कुछ दिनों बाद शेर सिंह स्वस्थ हो गया। सरकार ने उसे सेंट्रल जेल भेज दिया, जहां से वह मुकदमे की कार्रवाई के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अदालत पहुंचाया जा सकता था। शेर सिंह की जमानत का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उसके तो नाम से ही मानव का कलेजा कांप जाता था, फिर उसकी जमानत के लिए कोई सोचता भी कैसे? पुलिस अधिकारी ने शेर सिंह के केस में व्यक्तिगत रुचि ली, क्योंकि शेर सिंह को उसके अड्डे पर छापा मारकर वही गिरफ्तार करने वाला था। वह जानता था कि शेर सिंह की याददाश्त नहीं खोई है, फिर भी वह उसे चौंकाने के लिए, उसकी आंखों में उसकी वास्तविकता की प्रतिक्रिया देखने के लिए शेर सिंह को अपने जत्थे की सुरक्षा में उसके पुराने खुफिया अड्डे तक ले गया। अड्डे की उजाड़ स्थिति की सैर कराई, परंतु शेर सिंह पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर वस्तु को वह यूं देखता रहा मानो उसने यह सब पहली बार देखा है। पुलिस अधिकारी को शेर सिंह की सदी हुई चालाकी पर बहुत क्रोध आया। वह मन मारकर रह गया। शेर सिंह की याददाश्त वापस नहीं आई थी, फिर भी अदालत की ओर से उस पर कानूनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी हो गई। सरकारी वकील ने इस बात का दावा किया था कि डाकू शेर सिंह सजाए मौत से बचने के लिए अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहा है, परंतु वह अदालत के सामने शेर सिंह से पेचीदा प्रश्नों के द्वारा उसके इस नाटक का भंडाफोड़ देगा। अदालत ने शेर सिंह के बचाव में भी एक वकील का प्रबंध कर दिया। फिर मुकदमा चला। हथकड़ियों के साथ शेर सिंह को अदालत में पेश किया गया तो सारा शहर उसे देखने तथा उसका मुकदमा सुनने के लिए टूट पड़ा। सभी के ओठों पर शेर सिंह के प्रति तिरस्कार था, आंखों में घृणा समाई हुई थी। अदालत में पुलिस अधिकारी तथा अमर भी उपस्थित थे। सरकारी वकील ने शेर सिंह से प्रश्न पूछना आरंभ किया। नाम? मुझे नहीं मालूम, शेर सिंह ने गंभीरतापूर्वक कहा। पिता का नाम भी नहीं मालूम? सरकारी वकील ने सब कुछ जानते हुए पूछा। जी नहीं, शेर सिंह ने सरकारी वकील की आंखों में देखने के बाद अपना मुखड़ा खिसियाकर दूसरी ओर फेर लिया। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किसकी संतान हो, सरकारी वकील ने एकदम से जोश में आकर कहा। तुम देश के एक भयानक अपराधी, एक निर्दयी हत्यारे डाकू शमशेर सिंह की संतान हो। तुम स्वयं एक भयानक अपराधी हो, हत्यारे हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सहसा बीच में खड़े होकर वकील ने न्यायाधीश का ध्यान दिलाते हुए आपत्ति प्रकट की। बोला, सरकारी वकील को अभियुक्त पर बिना कोई दोष सिद्ध हुए ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं पहुंचता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कानून कह रहा है, जनता कह रही है, वे लोग कह रहे हैं जो इस अभियुक्त के अत्याचार के शिकार हुए हैं। सरकारी वकील ने न्यायाधीश के कुछ कहने से पहले ही अपनी बात कह दी। न्यायाधीश संतुष्ट हो गए। सरकारी वकील शेर सिंह की ओर मुड़ा। उसने अपना अधूरा छूटा वाक्य कहते हुए कहा, तुम्हारा नाम शेर सिंह है? डाकू शेर सिंह? शेर सिंह, शेर सिंह। शेर सिंह नाम सुनता खिसियाता हुआ जोर से बड़बड़ा उठा। उसने कहा, इस नाम को सुनते सुनते मैं तंग आ गया हूँ। आखिर आप लोग मानते क्यों नहीं कि मैं इस नाम से अनभिज्ञ हूँ? मैं नहीं जानता आप लोग किस शेर सिंह का नाम लेकर मेरे सिर थोप देना चाहते हैं। इसे पहचानते हो? सहसा सरकारी वकील ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाला। इसे वह शेर सिंह की आंखों के सामने ले आया। नहीं,
शेर सिंह ने इनकार किया और इन्हें सरकारी वकील ने लॉकेट खोलकर तस्वीर सिंह को दिखाई। शेर सिंह ने नहीं के इशारे पर सिर हिला दिया। बोला, मैं इन लोगों को कभी नहीं देखा और ना ही इनके विषय में कुछ जानता हूँ। सरकारी वकील कुछ निराश सा हो गया। विवश होकर और अधिक जांच पड़ताल करने के लिए जब सरकारी वकील ने अदालत से अगली तिथि का निवेदन किया तो अदालत ने मुकदमे की तिथि 1 मास के लिए स्थगित कर दी। मुकदमे की अगली तिथि भी शीघ्र ही समीप आ गई। 1 मास बीतते देर कितनी ही लगती है। शाम का समय था। अगले दिन शेर सिंह के मुकदमे की तिथि थी। अमर दुर्गापुर की कोठी के बरामदे में अकेला बैठा चुपचाप अगले दिन के मुकदमे के विषय में सोच रहा था। इस 1 मास के अंदर सरकारी वकील ने शेर सिंह के ओठों से सच्चाई स्वीकार कराने के लिए जाने क्या जांच की होगी और जाने क्या तैयारी की होगी। यदि सरकारी वकील के प्रश्नों के लपेट में आकर शेर सिंह ने अब भी अपने नाटक का लिबास नहीं छोड़ा तब क्या होगा। सहसा कोठी के मुख्य द्वार में प्रविष्ट होकर एक टेलीग्राम वाले को बरामदे के सामने अपनी साइकिल खड़ी करता देखकर अमर चौंक गया। साइकिल खड़ी करने के बाद तार वाले ने अमर को सलाम किया और फिर तार का लिफाफा उसके नाम निकालता उसकी ओर बढ़ गया। अमर को उसने तार थमाते हुए हस्ताक्षर लिए और फिर चल पड़ा। अपनी वापसी की ओर तो अमर ने लिफाफे से तार बाहर निकाला, पढ़ा तो खुशी से चौंक कर खड़ा हो गया। आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वंदना अगली सुबह ही इस शहर के हवाई अड्डे तक पहुंच रही थी। हवाई जहाज के पहुंचने का समय 9 बजे था। अमर ने प्रसन्नता से बेकाबू होकर तार को चूम लिया। आखिर वंदना के मन में उसकी सफलता ने उसके प्यार का रंग दिखा ही दिया। अब वह उसके बिना नहीं रह सकती। वह आ रही है, वंदना आ रही है। अमर का दिल हुआ वह खुशी से नाच उठे। रात में बहुत देर से सोने के पश्चात अमर सुबह जल्दी उठ गया। नहा धोकर वह हवाई अड्डे पहुंचा तो कुछ देर बाद अपने निश्चित समय पर हवाई अड्डे पर उतरा। स्टैंड पर खड़े अमर का दिल प्रसन्नताओं से धड़कने लगा। जहाज के रुकने के बाद अन्य यात्रियों के साथ वंदना भी निकास द्वार से बाहर निकली तो अमर को ऐसा लगा मानो वंदना जहाज से नहीं किसी बादल के टुकड़े से बाहर आ रही हो। वंदना के ओठों पर ऐसी खिलखिलाती मुस्कान थी मानो अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद सारा संसार जीत लिया हो। अमर का दिल खुशी से उछलने लगा। वंदना को तुरंत ही अपनी छाती में समाने के लिए उसकी बाहें फड़कने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो एक युग के बाद वह वंदना से मिलने वाला था। सहसा वंदना की दृष्टि अमर पर पड़ी। अमर ने तुरंत खिलखिलाकर हाथ लहराते हुए वंदना का स्वागत किया। वंदना ने भी ऐसा ही कर दिया। उसके बाद जब 2 प्रेमी आपस में मिले तो ऐसा मिले मानो 2 दीवाने मिले हैं। हवाई अड्डे पर अपने सामान का क्लियरेंस लेते हुए वंदना को कुछ देर हो गई। अमर ने जब उसे बताया कि आज ही अदालत में 10 बजे शेर सिंह की पेशी है तो वंदना ने चाय तक पीने में रुचि नहीं ली। वह अदालत में चलकर उस व्यक्ति को देख लेना चाहती थी जिसका खानदान उसके खानदान का जानी शत्रु था, जिसके डाकू बाप शमशेर सिंह ने उसके उत्पन्न होने से पहले ही उसके पिता की हत्या कर दी थी। पिता के गम में उसकी दादी भी चल बसी थी। शेर सिंह रोहित का हत्यारा था। उसने तो उसके बूढ़े दादा के जीवन पर भी दया नहीं खाई। अदालत जाते समय अमर ने जब रास्ते में वंदना को बताया कि शेर सिंह गिरफ्तारी के बाद अपनी याददाश्त खोने का नाटक करते हुए स्वयं को मृत्युदंड से बचाने का प्रयत्न कर रहा है तो वंदना शेर सिंह की चालाकी पर झल्लाकर रह गई। परंतु घबराने की कोई बात नहीं। अमर ने उसे विश्वास दिलाया। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। जब शेर सिंह अपने अड्डे पर पकड़ा जा सकता है तो उसका नाटक समाप्त होकर उसे मृत्युदंड मिलने में अभी अधिक देर नहीं लगेगी। अदालत की इमारत के सामने अमर ने कार रोकी। वंदना को लेकर जब वह इमारत के अंदर प्रविष्ट हुआ तो अदालती कार्रवाई का समय आरंभ हो चुका था। सहसा अदालत के अंदर प्रविष्ट होते ही अमर की दृष्टि एक परिचित सूरत पर पड़ी। खन्ना। अमर चौंक गया। खन्ना अदालत के अंदर बिल्कुल अंतिम बेंच पर किनारे बैठा था। अमर के पग खन्ना के समीप ही रुक गए। खन्ना ने अमर को देखा, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि वंदना पर पड़ी वह चौंक कर खड़ा हो गया। इस प्रकार मानो उसने वंदना को नहीं उसका प्रेत देख लिया हो। तुम? अमर के ओठों से अनायास ही निकल पड़ा। हाँ, खन्ना ने कनखियों से वंदना को देखने के बाद कहा, जो उसकी ओर से निश्चिंत कटघरे में खड़े अभियुक्त को देख रही थी। खन्ना ने मानो अपनी सफाई देते हुए कहा, शेर सिंह का नाम बहुत सुन रखा था। इस बार आया और पता चला कि शेर सिंह की तिथि भी अदालत में आज ही है, तो सोचा कि क्यों ना ऐसे भयानक व्यक्ति को भी देखता चलूं। अमर ने कोई उत्तर नहीं दिया। शेर सिंह को देखने तथा उसका मुकदमा सुनने के लिए जाने कितने और लोग पहले ही अदालत में उपस्थित थे। उसने वंदना को देखा।
वंदना की दृष्टि अदालत के अंदर एक कटघरे में बंद अपराधी पर गोंद के समान चिपकी हुई थी। अपराधी का सिर नीचे झुका हुआ था, इसलिए वह उसे देखने में असमर्थ थी। फिर भी उसका दिल अचानक ही जाने क्यों छाती के अंदर धक धक करने लगा था। इसी बीच खन्ना ने आने वाले भय का अनुमान लगाया। वंदना ने भारत वापस लौटकर तथा अदालत में अपनी उपस्थिति देकर उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया था। अमर की उसकी ओर से निश्चिंत था। खन्ना चुपचाप उनकी दृष्टि बचाकर वहां से खिसक गया। सहसा न्यायाधीश पधारे। अपनी न्याय की कुर्सी पर वह बैठे। मेज पर रखी फाइल को खोलकर देखने के बाद उन्होंने आज के मुकदमे की कार्रवाई आरंभ करने की आज्ञा दे दी। सरकारी वकील आज और भी अधिक पेचीदा प्रश्न शेर सिंह से पूछने की तैयारी करके आया था। उसने खड़े होकर अदालत से निवेदन किया कि अभियुक्त को कटघरे में निकालकर बॉक्स में लाया जाए। उसके निवेदन का तुरंत आदर हुआ। शेर सिंह खड़ा हो गया। थका मांदा तथा जीवन से हारा वह उसी प्रकार सिर झुकाए बॉक्स की ओर बढ़ा तो वंदना के दिल की धड़कन और तेज हो गई। तभी सरकारी वकील ने शेर सिंह से कहना चाहा, अभियुक्त शेर सिंह। मैं कह चुका हूं कि मुझे शेर सिंह कहकर ना पुकारा जाए। सहसा शेर सिंह ने अपना मुखड़ा ऊपर उठाकर सरकारी वकील को देखते हुए कहा, जब मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं कौन हूं तो। वंदना ने स्वर सुना तो उसे ऐसा लगा मानो उसके वर्षों से तरसते कानों के अंदर शहद की मिठास टपक कर दिल की गहराई में उतर गई। तभी उसने शेर सिंह का उठा मुखड़ा देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। दिल की धड़कनें अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। अपने होश और हवास क्षण भर के लिए खोकर उसने और भी सख्ती के साथ अमर की बांह थाम ली, एक नहीं दोनों हाथों से। अमर ने वंदना को देखा, परंतु वंदना ने उसकी जरा भी चिंता नहीं की। वह बहुत जोर से चीखी, रोहित। वंदना के एक झटके के साथ अमर का हाथ छोड़ दिया। दौड़ती हुई वह अभियुक्त के पास जा पहुंची। खुशी से बेकाबू होकर वह कांपते स्वर में बोली, रोहित, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो रोहित। वंदना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभियुक्त के सामने जाकर उसने तुरंत अभियुक्त की छाती में समा जाना चाहा, परंतु विटनेस बॉक्स उसकी रुकावट बन गया। वंदना ने तब अपना हाथ बढ़ाकर अभियुक्त का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली अपने दोनों हाथों के बीच रखकर वंदना ने अपनी आंखों पर रख लिया। ओठों पर उसकी मुट्ठी को रखकर उसने सबके सामने ही दीवानों के समान चूमना आरंभ कर दिया। फूट फूट कर वह रो पड़ी। वह तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि जो उसका पहला प्यार है वह मरने के बाद फिर जी उठेगा। इस प्यार के जी उठने के बाद वह कैसे स्वयं को रोक सकती थी। कौन हैं आप, कौन हैं? अभियुक्त ने वंदना से अपना हाथ छुड़ाए बिना ही पूछा। बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं। वंदना ने सिसकियों के मध्य कांपते ओठों द्वारा अभियुक्त को देखा। बोली, मैं हूँ वंदना। वंदना? अभियुक्त ने अपने मस्तिष्क पर जोर दिया। हाँ, तुम्हारी वंदना। वंदना ने कहा, याद करो, जिस रात हम दोनों दुर्गापुर में अपनी कोठी पर पहुंचे थे तो शेर सिंह के आदमियों ने कोठी पर आक्रमण कर दिया था। तब तुम उन डाकुओं का पीछा करते हुए। वंदना कह रही थी, परंतु अभियुक्त का मस्तिष्क कहीं और काम कर रहा था, बहुत तेजी के साथ। वंदना नाम ने उस पर जादू जैसा प्रभाव डाला था। वह मानो स्वयं से कहने लगा, वंदना, वंदना, रोहित, वंदना। अचानक अभियुक्त के मस्तिष्क की सारी कड़ियां एक साथ ही खुल गईं। उसके मस्तिष्क को एक बड़ा झटका लगा। उसे चक्कर आ गया। अचेत होकर वह वहीं विटनेस बॉक्स में गिर पड़ा। गिरते समय भी होश गंवाते गंवाते उसके ओठों पर केवल एक ही नाम था, वंदना, वंदना, वंदना। अभियुक्त और कोई नहीं, रोहित ही था। शेर सिंह अब भी कानून की पहुंच से बाहर था। अदालत के अंदर सन्नाटा छा गया। लोगों ने सोचा था क्या और क्या हो गया। सरकारी वकील की कार्रवाई का सारा प्रयत्न धरा का धरा रह गया। पुलिस अधिकारी की भी समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। भौचक्के से सब रोहित को देखते ही रह गए, जिसका हाथ विटनेस बॉक्स से निकालकर अपनी आंखों पर रखते हुए वंदना अब भी सिसकियों के साथ आंसू बहा रही थी। अदालत के द्वार के पास अमर चुपचाप खड़ा वंदना को देख रहा था। रोहित को देखकर वंदना पर जो प्रतिक्रिया हुई थी उसका एहसास करके अमर का दिल टूट गया था। रोहित को देखकर वंदना ने जिस झटके से उसका हाथ छोड़ा था उसने अमर के सपनों के महल को गिराकर चकनाचूर कर दिया था। उसका हाथ छोड़कर वंदना जिस तेजी के साथ रोहित की ओर लपक गई थी उसने अमर के दिल पर छाले उत्पन्न कर दिए थे। वंदना के आंसू रोहित के प्रति बहते देखकर अमर के दिल पर पड़े छाले फूट पड़े। अमर के ओठों पर एकदम तोड़ती मुस्कान आ गई, फीकी और बेजान मुस्कान।
अब इस अदालत में उसकी क्या आवश्यकता रह गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, पलटा, फिर भारी कदमों के साथ अदालत से बाहर निकल गया, सिर झुकाए उस जुआरी के समान जो एक ही दांव में अपना सब कुछ खेलने के बाद हार जाता है। अमर सड़क पर आया। मन मानो एक ओर चलता चला गया। दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। दर्द सहा नहीं जा रहा था। मन एकांत में फूट फूट कर रो लेने को तड़प रहा था, परंतु वह एकांत की तलाश में कहाँ जाए और कहाँ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिस्थितियों ने उसे प्यार के ऐसे मोड़ पर ला पटका था जहाँ से मंजिल न आगे दिखाई देती थी न पीछे। काफ़ी दूर अपने गम की लाश उठाकर भटकते भटकते अमर एक स्थान पर ऐसे पहुंचा जहां सड़क पर काफ़ी भीड़ एकत्र थी। अमर ने थोड़ा सा कतराकर निकल जाना चाहा, परंतु अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा। अमर भैया, कोई उसे पुकार रहा था। अमर ने रुककर इधर उधर देखा। एक युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। आपने मुझे पहचाना? युवक ने मुस्कुराकर पूछा। अमर ने अपने गम का लबादा झटक कर फेंकते हुए युवक को ध्यान से देखा। युवक कमल कुमार था, फिरदौस की प्रतियोगिता में वंदना के साथ सबसे अच्छा नृत्य करने का विजेता। अमर के ओठों पर एक बेजान मुस्कान खिल गई। उसने हाँ करके सिर हिला दिया। समाचार पत्रों में डाकू शेर सिंह कांड के अंतर्गत आपकी प्रशंसा पढ़कर आपसे मिलने को बहुत मन करता था, कमल ने कहा। फिर पूछा, वंदना दीदी कैसी हैं? ठीक हैं। अमर के दिल में एक चुभन उठी। उसने एक गहरी सांस ली। वंदना का विषय बदलने के लिए उसने इधर उधर देखा। सड़क के बीच में एक कार बस से लड़कर सामने बिल्कुल चिपक गई थी। दुर्घटना भयानक लगी। उसने पूछा, यहाँ किसी की दुर्घटना हो गई है? अरे हाँ, कमल को मानो याद सा आ गया। उसने कहा, वह जो उस दिन फिरदौस की प्रतियोगिता में दीदी के साथ पहला इनाम जीतने वाला एक व्यक्ति नहीं था? अरे वही खन्ना, उसे तो आप भी जानते हैं। कार द्वारा उसकी दुर्घटना हो गई है। बहुत सख्त चोट आई है। लोग उसे समीप के अस्पताल में ले गए हैं। पता नहीं बेचारा बचेगा भी या नहीं। ओह, मानवता के नाते अमर को दुख हुआ। उसने कमल से अधिक बातें नहीं की। वंदना का विषय उठते ही कहीं दिल की बात जबान पर ना आ जाए, वह अपने अनजाने रास्ते की ओर बढ़ गया। राह चलते अचानक अमर को ध्यान आया, दुर्गापुर की कोठी में उसके लिए कोई जगह तो रही नहीं। अब तो उस कोठी को आबाद करने वाला केवल रोहित है। रोहित की मुस्कुराती आंखों के तले वंदना के प्यार के दीपक जलेंगे और जलकर भस्म होने वाली बात होगी वह अमर। फिर भी अमर टैक्सी द्वारा कोठी पहुंचा। वह जानता था कि रोहित की बेहोशी के बाद अदालत ने तुरंत रोहित को अस्पताल भेज दिया होगा। वंदना उसके पास होगी। कोठी पहुंचकर अमर ने अपना सामान एकत्र किया, केवल अपनी वस्तुएं लीं जो वह यहाँ साथ लेकर आया था। वंदना की दिलाई एक भी वस्तु उसने नहीं रखी और फिर दुर्गापुर छोड़ दिया। आखिर उसने वंदना के पूर्वजों का बदला अब तक लिया भी कहाँ है। शेर सिंह अब स्वतंत्र था, कानून की पकड़ से दूर। वह जब चाहे तब अत्याचार करना आरंभ कर सकता था। अमर अपने असफल प्यार के परिणाम की पुष्टि करना चाहता था, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह शहर के एक साधारण होटल में ठहर गया। शायद वंदना उसके निस्वार्थ तथा असीम प्यार को ध्यान में रखकर उससे मिलना पसंद करे। क्यों, यह तो अमर स्वयं भी अनुमान नहीं लगा सका। कभी कभी आशा के विपरीत भी आशा बन जाती है, तो कोई क्या करे। अगली सुबह जब अमर ने आज का ताज़ा समाचार पत्र उठाया तो एक सनसनी भेद पर से पर्दा उठा। बेहोशी के बाद अस्पताल में होश आते ही रोहित की याद वापस आ गई। पत्रकारों की उपस्थिति में रोहित ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि वह डाकू शमशेर सिंह के छोटे भाई का लड़का है। स्वतंत्रता के बाद उसके चाचा शमशेर सिंह अपने छोटे भाई से मिले थे। उन्हें अपनी डाकाजनी तथा आगे चलकर प्रगति करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग की योजना बताई थी। शमशेर सिंह ने उन्हें अपने खुफिया अड्डे का नक्शा दिखाकर विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था कि पुलिस नाक रगड़ती रह जाएगी, परंतु उसके अड्डे का पता कभी नहीं लगा सकेगी। तभी अचानक रोहित के घर के समीप पुलिस के आ जाने पर शमशेर सिंह को भाग निकलना पड़ा था। भागते समय शमशेर सिंह ने अपने अड्डे का नक्शा भाई के पास छोड़ दिया था ताकि वह शमशेर सिंह के गैंग में सम्मिलित हो जाए। परंतु रोहित के पिता को अपने बड़े भाई का गैर कानूनी जीवन पसंद नहीं आया। उनसे बचने के लिए वह लंदन चले गए, साथ में अड्डे का नक्शा भी लेते गए। उनका विचार था कि नक्शे द्वारा एक बार भाई से मिलकर वह उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे तथा उन्हें भारत छोड़कर लंदन में बस जाने का सुझाव देंगे। परंतु जब शीघ्र ही उन्हें लंदन में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होने लगा तो यही सोचकर वह सकुचाने लगे कि शमशेर सिंह के नाम वारंट है,
भारत में वह डाकू के नाम से विख्यात है। यदि लंदन में आने के बाद शमशेर सिंह को किसी ने पहचान लिया तो उनकी अपनी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। रोहित के पिता ने मरने से पहले एक बार सारी ही बातें अपने तथा शमशेर सिंह के विषय में रोहित को बता दी थीं। इस प्रकार मानो एक डाकू का भाई होने के कारण उनकी छाती पर पाप का मनोबोझ था। ऐसा न हो कि उनके बेटे को उनकी मृत्यु के बाद पता चले कि उसका पिता एक हत्यारे डाकू का भाई था, जो उसे अपने पिता से घृणा हो जाए। उन्होंने उसे उस नक्शे के विषय में भी बताया था जो उनके बॉक्स में अब तक पड़ा हुआ था। उन्होंने इच्छा की थी कि उनके मरने के बाद वह उस नक्शे को जला देगा, परंतु जब रोहित ने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद एक दिन उनके बॉक्स से नक्शा निकालकर जला देना चाहा तो जलाने से पहले उसकी दृष्टि यूं ही सरसराकर नक्शे की रेखाओं पर पड़ गई। तब रोहित आर्किटेक्ट की विशेष प्रशिक्षा प्राप्त कर रहा था। उसके अंदर आरंभ से ही किसी नक्शे को एक बार देख लेने के बाद अपने मस्तिष्क के पर्दे पर उतारकर सुरक्षित कर लेने की एक अद्वितीय विशेषता थी। नक्शे के अंदर जब उसे एक झलक में अद्वितीय कला दिखाई पड़ी तो उसकी आंखें इसमें चिपक गईं। नक्शा किसी असाधारण वैज्ञानिक के मस्तिष्क का एक जीता जागता नमूना था। रोहित सब कुछ भूलकर नक्शे की पेचीदगी में खो गया और जब उसकी बारीकियों पर ध्यान करके वह उठा तो उसके ज्ञान में वृद्धि ही नहीं बल्कि नक्शा उसके मन और मस्तिष्क की किताब पर नक्श भी हो चुका था। वंदना से लंदन में भेंट होने के बाद उसने यह नहीं बताया था कि वह भारत के एक विख्यात डाकू का भतीजा है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसे पता चला कि वंदना उसके चाचा की पुरानी जागीर बेलापुर के समीप दुर्गापुर गांव की ही रहने वाली है। वंदना को अपनी वास्तविकता बताकर वह उसे किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहता था। वंदना के दादाजी की मृत्यु के बाद वह एक रात भारत में नरेंद्र सिंह की कोठी पहुंचा था तो नरेंद्र सिंह बेहोश पड़े थे। उसी रात डाकुओं ने कोठी पर आक्रमण किया। आक्रमण में कोठी की निर्दोष नर्सें तथा निजी सेक्रेटरी की हत्या हो गई। रोहित से यह अत्याचार सहन नहीं हो सका। गांव के शोरगुल से उसे पता चला कि आक्रमणकारी डाकू शेर सिंह के आदमी थे, डाकू शमशेर सिंह के बेटे शेर सिंह के आदमी। सुबह के अंधकार में उसने डाकुओं का दूर से पीछा किया, फिर अड्डे से काफ़ी दूर रुक गया। डाकू लुप्त हो गए तो उसने अपने मन और मस्तिष्क की किताब खोली। शमशेर सिंह के अड्डे का नक्शा दर्ज था। उसके सहारे वह अड्डे के अंदर डाकुओं ने पकड़ा तो उसने बताया कि वह शेर सिंह का चचेरा भाई है। तब शेर सिंह के दो विशेष व्यक्तियों ने शेर सिंह के निजी कमरे में पहुंचा दिया था। शेर सिंह से भेंट करते समय रोहित तैश में था। उसने शेर सिंह को धिक्कारा। उसने धमकाया था कि यदि वह कानून को स्वयं को सुपुर्द नहीं करेगा तो वह पुलिस के सामने उसके अड्डे का भेद खोल देगा। उसके अड्डे का नक्शा तो वह अपने पिता की अंतिम इच्छानुसार जला चुका है, परंतु उसके मस्तिष्क में नक्शे की एक एक रेखाएं सदा ताज़ा रहेंगी। रोहित शेर सिंह का चचेरा भाई था, इसलिए उसका रंग रूप शेर सिंह से थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी था। अंतर था तो केवल आयु का, परंतु शेर सिंह के सुंदर व्यक्तित्व ने उसकी आयु का यह फासला भी कम कर दिया था। शेर सिंह के दिल पर रोहित की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत जब उसे याद आया कि स्वतंत्रता के बाद उसके पिता शमशेर सिंह के प्रस्ताव को तुच्छ समझ ठुकरा के रोहित के पिता ने अपना जीवन अलग कर लिया था तो उसे क्रोध आ गया। उसने रोहित को अपने साथ वाले निजी कमरे में बंदी बना दिया, दूरदर्शिता से काम लेकर यह सोचते हुए कि यदि कभी उसकी किसी भूल के कारण पुलिस को उसकी सूरत की पहचान प्राप्त हो जाएगी तो वह अपना बचाव करते हुए अपने स्थान पर रोहित की हत्या करके उसका शव प्रस्तुत कर देगा। वास्तविकता लाने के लिए वह रोहित का मुर्दा मुखड़ा थोड़ा घायल भी कर देगा। यही कारण था कि शेर सिंह ने रोहित के कपड़े पहनाकर किसी और की सिरकटी लाश नदी में फेंक दी थी ताकि पुलिस रोहित के भ्रम में उसकी तलाश करने का विचार छोड़ दे। और हुआ भी ऐसा ही। यूं भी रोहित को वंदना के अतिरिक्त भारत में कोई नहीं पहचानता था, क्योंकि जिस रात वह वंदना के साथ दुर्गापुर में कोठी पर आया था उसी रात आक्रमण पड़ गया था और उसी सुबह के अंधकार में रोहित शेर सिंह के अड्डे के लिए निकल चुका था। आक्रमण के समय रात की भगदड़ में उसे ध्यान से देखकर पहचानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। यही एकमात्र कारण था कि वंदना की अनुपस्थिति में अदालत के अंदर भी उसे कोई नहीं पहचान सका था। शेर सिंह ने रोहित को बंदी बनाने के बाद उसे बता दिया था कि वह उसे क्यों तथा किस दिन के लिए जीवित रखे हुए है। रोहित के सामने वह पुलिस को मूर्ख तथा स्वयं को बुद्धिमान प्रकट करते हुए मानो उसे याद दिलाता रहता था कि यदि रोहित के पिता ने उसके पिता के प्रस्ताव को तुच्छ समझकर गिरोह में सम्मिलित होने से इनकार नहीं किया होता तो आज उसकी स्थिति यह नहीं होती। शेर सिंह की दृष्टि वंदना पर लगी हुई थी।
शेर सिंह अपने दो विशेष व्यक्तियों से भी छिपकर चट्टान के पीछे नदी की ओर एक खुफिया रास्ते से रात के समय अक्सर बाहर निकल जाता था। बाहर के वातावरण में भी वह खूब अय्याशी करता था, अपने असली रूप में। असली रंग रूप में उसके विशेष दो व्यक्तियों के अतिरिक्त उसे कोई नहीं पहचानता था। उसने जब वंदना को फिरदौस की रजा जयंती वाली रात में देखा तो उस पर दीवाना हो गया था। वंदना ने जब प्रोग्राम के अंत में उसके साथ नृत्य करने से स्पष्ट इनकार कर दिया तो वह क्रोध में उसका शत्रु बन बैठा था। अपने अड्डे पर आकर उसने रात ही में फिरदौस की सारी घटना बताते हुए कहा था कि वह वंदना की प्रतीक्षा करे। वंदना को उठाकर उसके अड्डे पर पहुंचा दी जाएगी। अपने अपमान के बदले में वह उसकी लाज लूटेगा। फिर जब उसका दिल वंदना से भर जाएगा तो वह उसे दुर्गापुर की सीमा पर नग्न स्थिति में छोड़ देगा। वंदना की लाज लूटते समय रोहित अपनी आंखों से देखेगा, परंतु वंदना उसे नहीं देख सकेगी। समाचार पत्र में रोहित ने अपने बयान में कहा था, फिर शीघ्र ही एक दिन तड़के शेर सिंह को जाने कैसे ज्ञात हो गया कि उसके अत्याचार के दिन पूरे हो गए हैं। उसके अड्डे पर अब पुलिस कभी भी छापा मार सकती है। पुलिस का भय दिखाकर मेरे देखते देखते उसने सारे ही डाकुओं को उनके परिवार सहित पुलिस से बचाने का बहाना बनाकर गैस चैम्बर में छिपा दिया। गैस चैम्बर का बटन दबाने के बाद उसने अपने दोनों विशेष व्यक्तियों द्वारा मुझे कैदखाने में हथकड़ियाँ पहनाईं। फिर हथकड़ियों की चाबी लेने के बाद उसने बहुत चालाकी तथा स्फूर्ति के साथ धोखा देते हुए अपने ही उन दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी। उसके बाद वह मुझे रिवॉल्वर की नोक पर अपने विशेष कमरे में लेकर आया। मुझे उसने राजसी कुर्सी पर बिठाया। अपने गले का लॉकेट उतारकर उसने मेरे गले में पहनाने से पहले कहा कि जब पुलिस आएगी तो यह अड्डा बम द्वारा नष्ट हो चुका होगा। बदले में पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी। तुम्हें पहचाना जाएगा तो केवल शेर सिंह के नाम से, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे गले में पुलिस को यह लॉकेट प्राप्त होगा। तब मैं सारा धन समेट कर यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा और लोग तुम में शेर सिंह को मुर्दा समझकर भूल जाएंगे। अपने होटल के अंदर समाचार पत्र पढ़ते समय अमर को याद आया, शेर सिंह को राजसी कुर्सी के नीचे रखे बम को यदि पुलिस अधिकारी ने उठाकर दूर नहीं फेंका होता तो आज वास्तव में रोहित की लाश को शेर सिंह की लाश समझकर पुलिस इस केस का अंत कर देती। शेर सिंह जितना भयानक तथा क्रूर था उतना ही बुद्धिमान और चालाक भी था। उसके बाद शेर सिंह ने मेरे गले में अपना लॉकेट पहनाया। अमर ने रोहित का बयान समाचार पत्र में पढ़ा, फिर अपनी रिवॉल्वर की मुठिया द्वारा मेरे सिर पर एक गहरी चोट की। मुझ पर बेहोशी आने लगी। बेहोश होते होते मैंने महसूस किया शेर सिंह मुझे हथकड़ियों के बंधन से मुक्त कर रहा था। समाचार पत्र में पुलिस अधिकारी का एक प्रश्न था, रोहित जी, यह माना कि शेर सिंह ने स्वयं को आपसे छुपा रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझी होगी, क्योंकि आप उसके निजी बंदी थे। आपको वहां से मृत्यु ही छुटकारा दिला सकती थी, इसलिए उसे आपसे कोई भय नहीं था। फिर भी आप उसके अंदर कोई ऐसी पहचान बता सकते हैं जिसके द्वारा पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सहायता मिले। अब आप ही एक ऐसे व्यक्ति बचे हैं जिसने उसे बहुत समीप से कई दिनों तक देखा है। हाँ, रोहित का उत्तर था। उसकी दाहिनी हथेली में किसी वस्तु के कटने से एक नए चांद जैसा दाग पड़ा हुआ है, जिसे पहली बार देखने के बाद मैंने यही समझा था कि यह दाग उसकी असाधारण हस्तरेखा है। नए चांद जैसा दाग, असाधारण रेखा। समाचार पत्र में यह बात पढ़ते ही अमर का माथा ठनका। उसकी आंखों के सामने फिरदौस की रजत जयंती वाली वह रात थिरक उठी जब खन्ना से भेंट करके हाथ मिलाते समय उसकी दाहिनी हथेली उसकी अपनी हथेली में गड़ सी गई थी। हाथ अलग करते हुए अमर ने ध्यान भी दिया था। खन्ना की हथेली के मध्य नए चांद जैसा दाग था, जिसे वह स्वयं खन्ना की असाधारण हस्तरेखा समझ बैठा था। नए चांद जैसा दाग, असाधारण रेखा। अमर को अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके मन के संदेह की पुष्टि करने के लिए खन्ना के पिछले सारे ही व्यवहार बहुत थे। मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए भी वह अदालत में इसी कारण पहुंचा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि रोहित की मृत्यु से बचने के पश्चात अपनी याददाश्त खो चुका है। ऐसी स्थिति में रोहित क्या स्वयं को नहीं पहचानता? अपनी पहचान के लिए वह अन्य लोगों से पहले ही निश्चिंत था। अमर ने समाचार पत्र एक ओर फेंका, फिर तुरंत होटल से निकलने की तैयारी करने लगा। खन्ना की कार दुर्घटना के विषय में उसे कमल कुमार की बातें याद आई थीं। बहुत चोट आई है, लोग उसे समीप के अस्पताल में ले गए हैं। समीप के अस्पताल। टैक्सी द्वारा अमर खन्ना के दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। फिर समीप के अस्पताल पहुंचते ही उसे अधिक देर नहीं लगी। शीघ्र ही उसे अस्पताल में यह भी पता लग गया कि कार की दुर्घटना में पिछले दिन आया व्यक्ति किस वार्ड में है। वह लपककर वार्ड में पहुंचा। एक व्यक्ति के सिर पर पट्टी लगी हुई थी। एक ही दृष्टि में वह उसे पहचान गया। खन्ना आंखें बंद किए बेहोश पड़ा हुआ था। अमर ने तुरंत फ़ोन किया।
फ़ोन पुलिस अधिकारी ने ही रिसीव किया। वे कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। अमर ने उन्हें सारी ही घटना कह सुनाई। पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल के लिए चल पड़े। अमर बहुत बेचैनी के साथ उनकी प्रतीक्षा खन्ना के वार्ड में उसके पलंग के समीप ही बैठा कर रहा था। पुलिस अधिकारी को देखकर वह खड़ा हो गया, परंतु फिर उनके इशारे पर चुपचाप अपने स्थान पर दोबारा बैठ गया। पुलिस अधिकारी भी अमर के बगल में बैठ गए, खन्ना के बिल्कुल समीप। सहसा मरीज के शरीर में अचानक बहुत जोर की कंपन हुई। पीड़ा की तड़प मानो उसे बेहोशी में भी पागल किए दे रही थी। मरीज ने बहुत सख्ती के साथ अपने दांतों द्वारा निचले ओठों को काटा। उसकी बंद आंखें सख्ती के साथ भिजकर और बंद हो गईं, फिर अचानक खुल गईं। फिर कब, कहाँ से तथा किस मकसद के लिए उसके अंदर क्षण भर के लिए वास्ते होश तथा हवाश में सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। उसने अमर को देखा। दीपक बुझने से पहले अपनी सारी चमक के साथ एक बार अवश्य फड़फड़ाता है। खन्ना को देखकर अमर को ऐसा लगा। बिना एक क्षण गवाए उसने मरीज को पुकारा, शेर सिंह। अमर के इन शब्दों ने मानो मरीज को कुछ भी कहने का अवसर दिया था। मरीज एक क्षण अमर की ओर उसी प्रकार देखता रहा, फिर उसकी पलकों का बोझ बंद होने लगा। अमर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सफलता के इस मोड़ पर आने के पश्चात वह खाली हाथों वापस चला जाएगा? परंतु तभी जैसे मरीज के अंदर क्षण भर के लिए एक बार फिर जान लौट आई। उसने अमर को देखा। शायद उसने अब अमर को पहचाना था। शायद अब उसके कानों में अमर के शब्द गूंज रहे थे, शेर सिंह। मरीज ने अमर के प्रश्न के उत्तर में हल्के से हाँ के संकेत पर सिर हिला दिया। इसके बाद ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, हो गईं, सदा के लिए। उसके ओठों पर एक आह तड़पी, फिर उसके ओठ स्थिर हो गए। अमर ने पुलिस अधिकारी को देखा। पुलिस अधिकारी को मरीज का इकरारनामा मिल चुका था। उसने अमर की पीठ पर हाथ रख दिया। शाम का समय था। दुर्गापुर की ओर पुलिस की एक जीप चली जा रही थी। जीप पुलिस का एक ड्राइवर चला रहा था, पुलिस अधिकारी का ड्राइवर, जिसके बगल में बैठा अमर बहुत खामोश था। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह दुर्गापुर जाए, बल्कि मन चाह रहा था कि वापस अपनी अज्ञात मंजिल की ओर चलता हुआ वह चुपचाप भटक जाए। परंतु वह वापस नहीं जा रहा था, वह दुर्गापुर जा रहा था। केवल एक बार के लिए, अंतिम बार, वह भी अपने शुभचिंतक पुलिस अधिकारी के कहने के कारण। आखिर वंदना से मिलने में बुराई ही क्या थी? वंदना उससे अंतिम बार भी मिलना पसंद करेगी। पुलिस अधिकारी को मानो विश्वास था कि जिस अमर ने वंदना के लिए इतना सब कुछ किया, वह उसे देखते ही सब कुछ भूल जाएगी, भूलकर उसकी छाती से लिपट जाएगी, उससे कहेगी कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। अमर ने भी आशा के विपरीत कुछ ऐसी ही बातें सोच ली थीं। वंदना को उसने कभी प्यार की एक निशानी, प्यार की यादगार समझकर एक अंगूठी दी थी। उसके मन के संतोष के लिए वह यह देखना चाहता था कि वंदना पर उसके प्यार की निशानी की अब क्या प्रतिक्रिया है। वह उस अंगूठी को अब भी अपनी आंखों से लगाती है या नहीं, उसे ओठों से लगाकर दिल का संतोष प्राप्त करती है या नहीं, उसकी दी हुई अंगूठी उसे उसके प्यार का एहसास दिलाती है या नहीं, उसके मन और मस्तिष्क पर छाई रहती है या नहीं। जीप कोठी के सामने रुकी। अमर जीप से नीचे उतरा। एक दृष्टि द्वारा उसने कोठी को देखा, बहुत ध्यान से। उसके प्यार की यादगार, शायद उसके प्यार की मज़ार थी यह। कोठी मज़ार समान ही सूनी पड़ी थी, खामोश, मानो कोठी के वातावरण ने अपनी सांसें रोके रखी हों। अमर ने भारी कदमों से बरामदे की सीढ़ियों को पार किया। वह बरामदे के द्वार पर पहुंचा। जवानी में पग रखने के बाद जब वह पहली बार इस कोठी के द्वार पर आया था तो उसे वंदना मिली थी। आज यहाँ कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे पर थपकी दी, तब भी उसके स्वागत में कोई नहीं आया। उसने अनिच्छुक होकर कमरे के अंदर झांका। कमरे के अंदर जलती शमा का प्रकाश सिसक रहा था। सिसकियां हवा के बहाव पर तड़पते ओठों की कंपन बन जाती थीं। कोठी सुनसान थी। कोठी में मानो कोई रहता ही नहीं था। परंतु अमर को ज्ञात था कि रोहित को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वह वंदना के साथ उसकी कोठी में रह रहा है। अमर के लिए तो अब यह कोठी पराई हो चुकी थी। जिस कोठी के दरवाजे उसके लिए सदा खुले रहते थे, आज उसके एक दरवाजे पर थपकी देकर आज्ञा मानने के बाद भी उसे कोई प्रवेश नहीं दे रहा था। अमर ने वापस लौट जाना चाहा, परंतु तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने द्वार से कुछ हटकर एक मेज के ऊपर रखी किसी चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। उसकी दृष्टि मानो स्वयं ही उस ओर आकृष्ट होकर चिपक गई। चमकती हुई वस्तु जलती शमा की लहराती लौ में चकाचौंध बन गई थी। शायद शमा रो रही थी, या फिर शमा जलाकर मेज पर रखी वस्तु की ओर ही किसी ने उसका ध्यान खींचने का प्रयास किया था। अमर कुछ नहीं जान सका, परंतु उसके दिल की धड़कनें अवश्य बढ़ गईं।
बिना अधिकार ही उसके पग कमरे के अंदर उठ गए। वह मेज के समीप पहुंचा। शमा के प्रकाश में उसने देखा, शमा के कदमों तले एक अंगूठी रखी है। उसकी दी हुई अंगूठी, प्यार की निशानी। अंगूठी के ऊपर पिघली शमा की एक बूंद आंसू बनकर टपक गई थी। अमर को उसके प्यार का उत्तर मिल गया। उसके निस्वार्थ प्यार पर असफलता की मोहर लग गई थी। उसके दिल के अंदर एक कसक उठी, बहुत ही सख्त। दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो आंखों में आंसू झलक आए। ओठ सिसकियों के साथ कांप उठे तो उसने इन्हें दांतों तले दबा लिया। उसने अंगूठी उठाई। अंगूठी के साथ जो उसे शमा के आंसू का एक तोहफा मिला था, उसने उसे भी साथ ही रख लिया। फिर वह पलटा। चुपचाप दबे पगों वह कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरकर वह लॉन में आया। जीप में बैठा। दिल कह रहा था कि वंदना उसे कोठी के किसी न किसी भाग में खड़ी छिपकर अवश्य देख रही है, शायद आंसू भी बहा रही है। नारी का जब पहला प्यार ही अंतिम प्यार होता है तो वह बीच में कैसे किसी और को जगह दे सकती है। शायद इसलिए वह उसका सामना नहीं कर सकी, जिसने परिस्थितियों का शिकार होकर अनेक स्वप्न दिखाए थे। अमर ने पलटकर कोठी की ओर एक बार भी नहीं देखा। फिर उसने ड्राइवर से कहा, वापस चलो। अमर का गला दिल के आंसुओं से भर आया था। जीप आगे बढ़ी और फिर कुछ दूर जाकर शाम की धुंध में गुम होने लगी। कोठी की सबसे ऊंची मंजिल पर वंदना चुपचाप अमर को जाता हुआ देख रही थी। उसके समीप ही रोहित भी खड़ा था। रोहित को वह अपने तथा अमर के विषय में एक एक बात बता चुकी थी। वंदना की आंखों में आंसू थे। अमर को जाता देखकर उसके ओठों पर सिसकियां आने को तड़प उठी थीं। अमर को गम की घाटी में सदा के लिए ढकेल कर वह स्वयं खुशियों की चट्टान पर खड़ी हो गई थी। आखिर उसके प्यार के महल की नींव अनजाने में अमर ही की मजार क्यों बनी? परंतु परिस्थिति ही ऐसी थी, कोई क्या कर सकता था? भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? रोहित उसका पहला प्यार था। रोहित के प्यार की छाप उसके कुंवारे दिल पर पहली बार लगी थी, इसलिए उस प्यार का गहरा असर होना स्वाभाविक ही था। अमर की जीप जब शाम की धुंध में गर्द का गुबार उड़ाती हुई बहुत दूर जाकर वंदना की दृष्टि से ओझल हो गई तो वंदना के आंसू गालों पर बह आए। सिसकियों पर वह काबू नहीं कर सकी तो अपनी दोनों हथेलियों में मुंह छुपाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित वंदना के दिल की स्थिति से परिचित था। उसे वंदना पर दया आई। नारी दिल के हाथों कितनी मजबूर होती है, परंतु यह एक वक्ती जज्बा था। वह जानता था कि वंदना अमर को एक दिन अवश्य भूलने में सफल हो जाएगी। वह वंदना को इतना प्यार देगा कि वंदना अमर को भूले से भी याद करना छोड़ देगी। नारी को समय के साथ बदलना ही पड़ता है, यह तो समय की पुकार है। रोहित ने वंदना का मुखड़ा अपने हाथ की 2 उंगलियों द्वारा ऊपर उठाकर अपनी आंखों के सामने किया। अंधकार में वंदना की आंखों के आंसू मोतियों के समान टिमटिमा रहे थे। उसने बहुत प्यार के साथ कहा, इन बहुमूल्य आंसुओं को इस प्रकार मत बहने दो, इन्हें रोक लो। अब यह मेरी अमानत हैं, केवल मेरी। वह रात वंदना के लिए कितनी दुखदाई रात थी, परंतु जब अगला दिन आया तो सुबह इतनी ही साफ और चमकदार थी जितनी पिछली रात की काली तथा घनेरी लटें। अपना नाइट गाउन पहने वह टहलती हुई कोठी के बरामदे में आ निकली। हवाएं स्थिर थीं, वातावरण खामोश था। सरसराती दृष्टि से वंदना की आंखें कोठी के सामने उजड़े हुए लॉन पर उठ गईं। उसकी आंखें ठिठक गईं। सूखे हुए पौधों में अचानक जाने कैसे अगणित फूल खिल आए थे। वंदना के पग बिना अधिकार ही उठकर बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए इन पौधों के समीप पहुंच गए। फूलों को वह ध्यान से देखने लगी। रात शबनम के आंसू रोई थी। शायद शबनम के घने आंसुओं ने ही इन पौधों को सींचा था ताकि इन्हें नया जीवन प्राप्त हो सके। कलियां, फूल पत्तियां और टहनियां सभी शबनम के आंसुओं से तर थीं। फिर भी कलियों के ओठों पर मुस्कान थी। फूल के ओठों पर सुगंधित जीवन का एक नया संदेश था। पत्तियों में लहराती ताजगी थी और टहनियों में भी इनको सदा संभाले रखने की मजबूत झूम। वंदना देखती ही रह गई समय के इस परिवर्तन को, जो कितनी तेजी के साथ सागर के रेले के समान आया था और उसके सिर पर से निकल गया था। उसे अपनी लपेट में लेकर डुबाने के बजाय यह रेला स्वयं किनारे से टकराकर चूर चूर हो गया, परंतु उसे जीवन के एक नए किनारे पर छोड़ गया था। वंदना सोचे बिना नहीं रह सकी। अमर का जीवन स्वयं भी तो एक प्यासी शबनम था। क्षितिज के जाने किस छोर से वह आया था। अमर ने उसके जज्बातों की प्यास बुझा दी, परंतु स्वयं प्यासा रहकर चला गया। प्यासी शबनम के समीप उसका जीवन क्षितिज से टूटकर
अब भी हवा के जाने किस रास्ते पर भटक रहा है। जाने इस प्यासी शबनम की किसी अन्य ताजे फूल को मुस्कान प्राप्त होगी भी या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह प्यासी शबनम अपने ही अरमानों की चिता पर टपक कर सदा के लिए प्यासी ही भस्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार प्यासी शबनम का चौथा और अंतिम भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। यह उपन्यास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताइए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।